नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज संडे है और आज टाइम है तांत्रिक मैडम का। तांत्रिक मैडम की कहानी के साथ में एक और राजस्थान की बहुत ही रहस्यमय कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूँ। तांत्रिक मैडम की जैसे ही कहानी ख़त्म होगी और वो कहानी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, इस हफ्ते में जो मेरे नए मेंबर बने हैं वो हैं विजय चौपाला जी, दूसरा हैं गोरख भान जी और दिलीप कुमार जी तो पहले ही हमारा पहला मेंबर बने हुए हैं। अगर आप भी मेंबर बनना चाहते हैं मात्र 119 रुपये में तो अभी ट्राई कीजिए ना। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तांत्रिक मैडम की एपिसोड नंबर 59। तांत्रिक मैडम उस जंगल से यानी साधु बाबा से मिल करके और उस लड़के के साथ, वैसे लड़का कहना सही नहीं होगा, उसका जो नाम था वो सोनू था। सोनू के साथ अब उस जंगल से निकलने लगती है। मन में बहुत तरह का अब उनके दिमाग इधर से उधर चक्कर खा रहा था कि क्या मैं ये शक्ति जो पाने की कोशिश कर रही हूँ क्या मुझे मिल भी पाएगा, या मैं ऐसे ही मंजिल पर पहुँच करके वो शक्ति एक बार हाथ से निकल गई, क्या दोबारा वो शक्ति को मैं पा सकती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों चाहती थी तांत्रिक मैडम, इस शक्ति के पीछे क्यों पड़ी हुई थी। उनके पास में तो ना जाने कैसी कैसी शक्तियाँ भरी पड़ी थी। तंत्र मंत्र उनका मेन हथियार था और ऊपर से जो रहस्यमयी शक्तियाँ उनके पास में रखती थी जो एक आत्मा के रूप में, वो क्या कम थी कि और उनको ताकत की जरूरत पड़ गई थी। ऐसा क्यों चाहती थी। लेकिन तांत्रिक मैडम अपना रहस्य किसी के सामने खोलती नहीं थी। जरूर वो चीज़ का ज़रूरत होगा और तभी तो सारा काम धाम छोड़ करके अपना परिवार से यानी अपने पति से, आशीष से और अपना जो भी साथी है उनको छोड़ करके इस जंगल में भटक रही थी। तांत्रिक मैडम निराश नहीं होती है। साधु बाबा कहते हैं कि देखो वो जो शक्ति है ना, वो ऐसे तो किसी के साथ में आ ही नहीं सकता। वो जो शक्ति का मालिक है उसी के पास में वो रह सकती है, आ सकती है, जिसका वो शक्ति खुद ने बनाया हुआ है, खुद जो उपयोग करता है। और इसके अलावा कोई दूसरा शक्ति अगर उसको पा भी लेता है तो उसके हाथ से निकल जाती है। तांत्रिक मैडम के खुद हाथ से वो शक्ति निकल गई थी, उड़ती हुई चली गई थी एक चील के रूप में, और तांत्रिक मैडम देखती रह गई थी। लेकिन तांत्रिक मैडम हिम्मत नहीं हारती थी। उनमें ये साहस था, वो पावर था। जिस चीज़ को एक पाने की कोशिश कर लेती थी तो उसके पीछे डटी रहती थी, चाहे कितना भी टाइम खर्च हो, चाहे कितनी भी परेशानी उनके साथ में आए, पीछे नहीं हटती थी। एक बार जब आगे कदम बढ़ा दिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखती थी। तांत्रिक मैडम को अपने एरिया से आए हुए उत्तराखंड में बहुत समय हो चुका था और उनके जो परिवार के लोग थे, अब जैसे वहाँ घर में रहते थे फार्म हाउस में, उनके पति, उनके कुलीग सब बेचैन थे कि आखिर तांत्रिक मैडम कहाँ गई। वो भी ढूंढ रहे थे, पता लगा रहे थे, लेकिन तांत्रिक मैडम का अता पता नहीं लग रहा था कि तांत्रिक मैडम कहाँ गई हैं। आखिरकार वो अघोरी बाबा के पास पहुँच जाते हैं, तांत्रिक बाबा के पास में। तांत्रिक बाबा भी कुछ बता नहीं पाते हैं उनको बस ये समझाते हैं कि तांत्रिक मैडम बिल्कुल सुरक्षित है, जहाँ भी है बिल्कुल सही सलामत है, तुम लोग चिंता मत करो, जाओ अपने घर पर फार्म हाउस में जाओ और आराम करो। तांत्रिक मैडम तो ना जाने कहाँ है लेकिन है सुरक्षित। अघोरी बाबा उनको समझा बुझा करके भेज देते हैं। अब फिर वो ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं ये जानने के लिए कि तांत्रिक मैडम है कहाँ पर, लेकिन बहुत ध्यान लगा लेते हैं और वो थक भी जाते हैं, उनसे हो नहीं पाता है। मतलब तांत्रिक मैडम एक ऐसी दुनिया में थी, एक ऐसी जगह पर थी जहाँ पर अघोरी बाबा का तंत्र मंत्र बिल्कुल बेकार हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था तांत्रिक बाबा भी समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तांत्रिक बाबा भी हट्टी थे। वो भी समझ चुके थे कि अब तो पता लगाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल मैं ज़रूर पता लगा लूँगा। आखिरकार अपने शक्तियों को भेज करके और वो पता लगा ही लेते हैं। अरे तांत्रिक मैडम उत्तराखंड की तरफ गई हुई, जरूर वो शक्तियों के पीछे लगी होगी।
वो जिस चीज़ को ठान लेती है उसका वो जरूर पूरा करती है, पीछा करती है जब तक हो सकती जो चीज़ अब जिसके पीछे भाग रही है जब तक उसको हाथ न लगे। अब जो बाबा जी हैं थोड़ा डर जाते हैं कि भाई अकेले गई है, यहाँ से कोई गया नहीं है, कोई उनका टीम का कोई मेंबर नहीं है, सब तो यहीं पर है, तो अकेले किस लिए गई है, अब मुझे क्यों नहीं बताई है, मैं भी उसका मदद करता। अब तांत्रिक बाबा जो थे और गौरी बाबा अब सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं क्या, तांत्रिक मैडम की मदद करूं क्या। यही सोच करके तांत्रिक बाबा अब तैयार हो जाते हैं कि चलो इसी बहाने थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाएगा, नए प्रदेश में जाएंगे, नया हवा पानी लगेगा, अच्छा रहेगा सेहत के लिए। और वो भी अपनी तैयारी कर लेते हैं। और उधर तांत्रिक मैडम जो थी ना, परेशान जरूर थी लेकिन निराश नहीं थी। वो होटल में जाकर रुकती हैं और वो जो सोनू लड़का है जो आसपास के गांव का था, अब उसको कहती है कि देखो अभी तो हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब समझ लो कि हमारा काम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम एक दो दिन अपने घर पर रुको, आप फिर मेरे पास में आओ, तब तक मैं पूरी तैयारी कर लूँगी। और इस बार हम जी जान से जुटेंगे, हमें गहरे जंगल में जाना पड़ेगा, हो सकता है कि हम पर कोई खतरा भी आए, तो उसके लिए पूरी तैयारी करनी है। क्या तुम चल पाओगे सोनू? सोनू अब तांत्रिक मैडम की तरफ देख रहा था और कहने लगा कि मैडम वो साधु बाबा सही कह रहे थे, मैंने कुछ बात सुनी थी, मैं जब सो रहा था, सोया हुआ जरूर था लेकिन मेरे कान खुले हुए थे, मैं आप लोगों के बीच में बोलना नहीं चाहता था। मेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया कि दूसरे जब बात कर रहे हो उसके बीच में बोलना चाहिए। मेरे आंख जरूर बंद थे, मेरे कान खुले थे, वो साधु बाबा ने जो बताया था ना मैं समझ चुका हूँ। वो जगह वाकई खतरनाक है मैडम, मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल कोशिश ना करना। आप तांत्रिक मैडम सोनू की तरफ देखती हैं और कहती है क्या तुम डर गए हो? तब सोनू कहता है कि नहीं, मैं तो कभी डरता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए डरा हुआ हूँ। आप लड़की हैं, औरत हैं, और वो जंगल लड़कियों औरतों के लिए बना ही नहीं है, उसमें खूंखार जानवर रहते हैं, और ऊपर से मैं सुना हूँ कि वहाँ पर असुरी शक्तियाँ भी रहती हैं, कुछ प्रेतात्माएँ वहाँ पर नजर आती हैं। वह जगह आपके लिए ठीक नहीं है, मैं आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि आप उस जंगल में जाओ, उस चीज़ को जो ढूंढ रही हो, क्या पता वो मिले ना मिले, या कहीं आपकी जान की आफत आ गई तो। मैं तो लड़का हूँ, मैं कहीं से न कहीं से बच कर निकल जाऊंगा, लेकिन आप कैसे भाग पाएंगी? तांत्रिक मैडम उस लड़के की बात सुन करके एकदम भोली बनी हुई थी। कहने लगी कि ठीक है गुरुजी, जो आप कह रहे हो मैं आपकी आज्ञा आज्ञा का मानती हूँ, मैं जरूर लड़की हूँ, क्या मेरे साथ में तुम एक रेस लगा दोगे? अब जो सोनू था ना वो चौंक करके और तांत्रिक मैडम की तरफ देखने लगा। तांत्रिक मैडम के बारे में उसको कुछ मालूम नहीं था कि ये चीज़ है क्या, क्या क्या कर सकती हैं। तांत्रिक मैडम जूडो कराटे में माहिर, अब उनसे कोई जीत नहीं सकता, और रेस में तो एक नंबर पर आती हैं दौड़ में, भला सोनू उससे कैसे जीत पाएगा? सोनू को लगा कि तांत्रिक मैडम जरूर मजाक कर रही हैं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो पहाड़ का रहने वाला, मैं तो ऐसी कुलाचे भरता हूँ, तांत्रिक मैडम को तो 1 मिनट में हरा दूंगा। तब कहने लगा छोड़िए ना, रहने दीजिए ना मैडम जी, आप मुझसे जीत नहीं पाएंगे। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि ठीक है एक रेस हो जाए, चलो हम इस टाइम, और मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी तेज दौड़ लगा सकते हो, मैं तुम्हें अब देखना चाहती हूँ कि तुम इस काबिल हो भी कि नहीं। अब जो सोनू थे अब तांत्रिक मैडम जी की तरफ देखने लगे कि ये औरत बोल क्या रही है भाई, देखने में छुई मुई की तरह लग रही है और मेरे साथ में रेस लगाएगी, विश्वास नहीं हो रहा था। और आखिरकार मैडम तैयार हो चुकी थी। कहने लगे सुनो, कोई स्थान चुन लेते हैं बढ़िया सा, इसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा तुम ही चुन लेना, कहाँ तक हमें रेस लगानी है, कहाँ पर जाकर के हमारी रेस खत्म होगी, सब कुछ तुम्हें बताना, सब कुछ तुम्हें तय करना, मैं तो बस दौड़ लगाऊंगी। अब इसके बाद वो जगह भी चुन लिया जाता है। ये तो मजाक मजाक में शुरू हुआ था, लेकिन सोनू कहता है कि मैडम रहने दीजिए, मैं मान गया कि आप मुझसे आगे हैं, मैं आपके साथ में रेस लगाना नहीं चाहता,
लेकिन तांत्रिक मैडम कहती है कि मुझे भी तो देखना है, क्या वो मेरे में अभी भी पावर है कि मैं उस पावर को खो चुकी हूँ। मैं काफ़ी दिन से रेस नहीं लगाई ना, मैं उलझी रही कामों में व्यस्त रहती थी, ना तो मुझे व्यायाम करने का मौका मिलता था। तो मैं अपने आप को भी देखना चाहती हूँ, क्या मैं फिट फिट हूँ जैसा मैं थी। मैं उस चीज़ को परखना चाहती हूँ, तुमसे रेस नहीं। रेस तो एक बहाना है, मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ। तब सोनू को समझ में आता है कि मैंने तो बोल करके खाम खा ये सिरदर्द ले लिया। अब चलो बोल दिया तो देख भी लेते हैं। इसके बाद जगह का चुनाव, टारगेट चुन लिया जाता है कि यहाँ तक हमें दौड़ लगाना है, और उसके बाद तो रेस शुरू हो जाती है। वाकई में तांत्रिक मैडम का कोई जवाब नहीं था। सोनू जो कह रहे थे कि मैं तो जीत जाऊंगा कुछ ही सेकंड में, कुछ मिनट में, लेकिन वो बेचारे हार गए थे। चेहरे पर अब शर्म तो जरूर आ गई थी। तब तांत्रिक मैडम कहती कि नहीं नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है, तुम्हें और फिट होने की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ कि 2 दिन तुम्हारे पास में टाइम है, तुम दौड़ लगाया करो, अपने शरीर को फिट बनाया करो। हम एक ऐसे यात्रा पर चलेंगे, ऐसे एक मिशन पर चलेंगे, क्या पता कि हम लौट पाएँ या नहीं लौट पाएँ। अपने बचाव के लिए तो अपने शरीर को मजबूत तो करना पड़ेगा। तांत्रिक मैडम सोनू को बहुत समझाती है और कहती है कि देखो सोनू, मैं तुम्हें छुपाना नहीं चाहती, झूठ बोलना नहीं चाहती। ये जो मेरा मिशन है ना, खतरनाक भी है। इस मिशन में आगे क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम बेशक मना कर दो, मैं अकेले ही ये काम कर लूँगी। लेकिन सोनू अब तांत्रिक मैडम के इतने नज़दीक रह चुके थे और उनको लगा कि इतनी दूर से आई हुई ये महिला, अब इसका मैं साथ नहीं छोड़ सकता। और दूसरा चीज़, सोनू गरीब परिवार से थे, रोजी रोटी का जुगाड़ भी नहीं था। तांत्रिक मैडम उनको पैसे देती थी, खर्चे पानी सब कुछ मिलता था। अगर वो काम छोड़ देते तांत्रिक मैडम का तो कौन भला उनको पैसे देता। अब वो एक तरह से फंसे हुए थे, काम छोड़ना भी नहीं चाहते थे। उनको पता भी था कि जंगल जो है जहाँ पर हमें जाना है वाकई में खतरनाक है। तभी तांत्रिक मैडम को समझा रहे थे कि नहीं मैडम, उस जगह में, उस जंगल में जाना आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये पासा पलट चुका था। तांत्रिक मैडम ने साबित कर दिया था कि सोनू से भी वो तेज है, और ऐसी ऐसी कुछ और बात ही बताई कि सोनू को विश्वास नहीं हो रहा था। तब सोनू को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जूडो कराटे भी जानती है। आजमाना चाहा। सोनू को लगा कि शायद इस बार ये दांव उल्टा पड़ जाए, इनको मालूम नहीं होगा जूडो कराटे ऐसे ही बोल रही हैं। लेकिन जब जूडो कराटे का दांव चलता है मैडम जी का, तो सोनू चारों खाने चित हो जाते हैं। तब लगता है कि भाई मुझसे बहुत आगे हैं, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये ज़रूर जो चीज़ को पाने की कोशिश कर रही हैं, बिल्कुल इनको मिल सकता है। इनमें वो शक्ति है, इनमें वो क्षमता मैं देख चुका हूँ। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम सोनू को कुछ पैसे देती हैं। कहती है अपने भोजन का, अपने परिवार का भोजन का पूरा ध्यान रखो। 2 दिन तुम्हारे पास में टाइम है, और फिर तीसरे दिन तुम मेरे पास इसी होटल में आ जाना। और फिर हम बैठ करके प्लान बनाएंगे कि कब हमें निकलना है। अगर मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ तो। सोनू राजी खुशी और अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ का रहने वाले थे। बाजार से अपने परिवार के लिए जो भी खाना पीना है वो लेके जाते हैं, वो भी खुश थे। अपने परिवार को जाकर बताते हैं, लेकिन आधी बात बताते हैं, आधी बात छुपा लेते हैं। वो नहीं बताते हैं कि मैं कैसे जंगल में जा रहा हूँ जहाँ पर खतरा हमेशा मौजूद है। मैं लौट के आऊँगा या नहीं आऊँगा कुछ कह नहीं सकता। ये अपने परिवार को नहीं बताते हैं। 2 दिन का वक्त था उनके पास में, और 2 दिन अपने गांव में रहते हैं, मस्ती करते हैं, जो मैडम ने कहा था वैसे दौड़ भी लगाते हैं, अपने शरीर को फिट रखते हैं। और इसके बाद 2 दिन के बाद तीसरे दिन सुबह सुबह कमरा नंबर में पहुंच जाते हैं जो मैडम का था। घंटी बजाते हैं और तब मैडम दरवाज़ा खोल देती है। सुबह सुबह का टाइम था। मैडम देख करके हैरान हो जाती है सोनू को, अरे सुबह सुबह, अभी तो मैं सो के भी नहीं सही ढंग से उठी हूँ। तब कहती है कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं थोड़ा फ्रेश होती हूँ, इसके बाद हम बैठ करके प्लान बनाएंगे। तांत्रिक मैडम को विश्वास नहीं था ये लड़का लौट के आएगा। उनको लगा कि जब इतनी खतरनाक बातें वो जानता है तो शायद मेरे साथ तो चल नहीं पाएगा।
उसके परिवार वाले तो बिल्कुल आने ही नहीं देंगे। वो निश्चित थी कि चलो अच्छा है, मैं अकेले ही काम का करूँगी और दूसरे को मैं ऐसे खतरनाक काम में फंसा नहीं सकती। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन लड़का यहाँ का लोकल रहने वाला था, रास्ता पता था, जंगलात में अच्छी तरह से उसको रास्ता ढूंढ सकता था। मतलब एक तरह से अब तांत्रिक मैडम के लिए फ़ायदेमंद था। लेकिन तांत्रिक मैडम अपना फ़ायदा नहीं, दूसरे को भी फ़ायदा देखना चाहती हैं। वो जानती हैं कि हाँ, वो जंगल खतरनाक है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ साथ उस लड़के को कुछ हो सकता है, कुछ खतरनाक बातें हो सकती हैं। अब इस चीज़ को समझ करके तांत्रिक मैडम उस लड़के के प्रति थोड़ा अब दया भाव का वो भावना था उनके प्रति। और सोच रही थी कि नहीं, इस लड़के को अगर नहीं आता है तो मैं दोबारा उसको बुलाऊंगी नहीं। लेकिन लड़का जब सुबह सुबह आ जाता है ना, तब वो चौंक जाती है। कहती हैं कि तुम बैठो, अब मैं ज़रा फ्रेश होके आ रही हूँ। सोनू वहाँ बैठ जाते हैं। इसके बाद तांत्रिक मैडम कुछ टाइम ज़रूर लगाती हैं और जब फ्रेश होके आती हैं तब कहती हैं कि हम चाय पियेंगे, चलो ज़रा चाय पी करके हम टहलने भी निकलेंगे और बाकी वास्तव जो बात है रास्ते में कर लेंगे। नीचे के एरिया में जाते हैं, कैफ़े में बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं दोनों लोग और उसके बाद तांत्रिक मैडम बाहर के रोड पर निकल पड़ती हैं। साथ में सोनू होते हैं, लेकिन अभी कोई बोलचाल नहीं हो रही है आपस में, बस दोनों के दोनों शांत चलते जा रहे हैं। आखिरकार तांत्रिक मैडम सोनू से पूछती हैं, अपने परिवार वालों को बता दिया सोनू कि हम इस जंगलात में जा रहे हैं, उस जगह पर जहाँ इंसान के लिए खतरा है? तब कहते हैं सोनू कि जी मैं बता चुका हूँ। अब वैसे वो जगह क्या, यहाँ तो जो भी जंगल है, अब रात में कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर खतरा कहाँ नहीं होता मैडम, हर जगह खतरा होता है, हमें संभल कर चलना पड़ेगा। तांत्रिक मैडम समझ गई कि ये लड़का है ना, पूरी बात अपने घर पर बता के नहीं है। कड़ाई से पूछने लगी, तुम सच बताओ, तुम अपने परिवार को बता के आए हो कि हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर जान का खतरा हो सकता है? तब सोनू झूठ नहीं बोल पाता है। कहता नहीं मैडम, मैं आधा अधूरा बात जरूर बताया हूँ, लेकिन उस जगह के बारे में बताता ना तो मेरे परिवार मुझे आने नहीं देता। मेरे लिए समस्या ये थी, अगर मैं नहीं आता तो मेरे परिवार शायद भूखा भी रहता। अब बिना पैसे के तो घर बार तो चलता नहीं है, आप समझ सकती हैं। तांत्रिक मैडम कहने लगी कि तुम अपने परिवार को बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जो सच था तुम्हें बता करना चाहिए था। अगर परिवार मानता तो ठीक है, और नहीं मानता था तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, मैं ही अकेले ये काम कर लेती। लेकिन सोनू कहते हैं कि मैडम, मैं आपको उस खतरनाक जंगल में अकेले जान नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ उस वहाँ के बारे में कुछ कुछ, ज़रूर मैं वहाँ के बारे में सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जानता हूँ। आज जितना जानता हूँ उतना तो मैं आपका बचाव कर सकता हूँ ना, इसलिए मैं आपके पास में आया। तांत्रिक मैडम सोनू की तरफ देखती रहती है कि लड़का देखो कितना समझदार है, अपने परिवार को भी चला रहा है और मेरी भी मदद करने के लिए तैयार है। खुश हो जाती हैं। तब वो प्लान बनाने लगती है। कहती है, सोनू आज रात को हम आखिरी बार मीटिंग करेंगे, इसके बाद हम रात को आराम करेंगे और सुबह सुबह हम उस जगह के लिए निकल पड़ेंगे। अब तुम्हें तो अंदाज़ा होगा कि वो कितनी दूरी पर है। तब सोनू बताने लगे कि हाँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है। अब फिर वो लोग आपस में बैठ कर के प्लान बनाने लगते हैं। अब इसके बाद अब रात आ चुकी थी। रात में खाना खाने के बाद अब तो आराम ही करना था। उसी होटल में दूसरा कमरा सोनू के लिए बुक करती हैं। सोनू भी अलग कमरे में सोते हैं और तांत्रिक मैडम तो अपना कमरा था ही। तांत्रिक मैडम सोई नहीं थी, कुछ किताबों का अध्ययन कर रही थी, कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर रही थी जो आगे चल के काम आने वाला था। कुछ चीज़ उन्होंने अपने लिए स्पेशल ले लिया था ताकि उस घने जंगल में जानवरों से बचा जाए। अगर कुछ ऐसी शक्तियाँ आती हैं तो उनसे भी बचा जाए। सब कुछ एक तरह से उनकी अब तैयार हो चुकी थी। पूरी की पूरी बैग उन्होंने ऐसे चीज़ों से भर लिया था जो ज़रूरत पर काम आने वाली थी। रात में पूरा सो नहीं पाती है, लेकिन जब सुबह उठती है ना तो उनका तबीयत फ्रेश रहता है। सुबह उठने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में लड़के कमरे में जाती हैं, घंटी बजाती है, तब लड़का खोलता है। वो तो मस्त नींद में सो रहा था।
तांत्रिक मैडम को देख करके अब वो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि सुबह सुबह वो भी उठी थी। अब तांत्रिक मैडम पूछती हैं कि तुम्हें तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। सोनू कहता है कि मुश्किल से आधा घंटा। आधा घंटे के बाद मैं आपके कमरे में आता हूँ। और वही होता है। आधे घंटे में सोनू पहुँच जाता है तांत्रिक मैडम के पास में। तांत्रिक मैडम कुछ नक्शा, कुछ किताबों को अध्ययन कर रही थी, और तब तक सोनू आकर के बैठ जाता है सोफे पर। कुछ बोलता नहीं है। इधर तांत्रिक मैडम देख लेती है कि सोनू आ चुका है, और फिर भी अपने काम में व्यस्त रहती है। 1-1.5 घंटा जब बीत जाता है ना, और तब वो किताबें बंद होता है, नक्शा बंद होता है, और तब कहती है कि अब हम तैयार हैं, अब हम यहाँ से निकलेंगे। अब देखो आगे तक कहाँ तक हमें पैदल चलना पड़ेगा, क्या वहाँ के लिए हमें कोई सवारी नहीं मिल सकती। और तब लड़का कहता है कि नहीं मैडम, उस जगह पर जाने के लिए हमें तो जंगल के रास्तों से गुजरना पड़ेगा, वहाँ तो कोई सवारी जा ही नहीं सकती, वो ऐसी जगह है, हमें निकलना चाहिए, नहीं तो फिर आधा रास्ता भी नहीं पहुँच पाएंगे और अंधेरा हो जाएगा। मैंने भी अपनी पूरी तैयारी कर लिया हूँ। वो लड़का कहने लगा कि मैंने भी अपनी यात्रा की तैयारी कर लिया हूँ। हाँ, तब तांत्रिक मैडम कहती है कि ठीक है, अब तुम भी तैयार और मैं भी तैयार, तो फिर निकल पड़ते हैं। आखिरकार होटल से दोनों लोग अब निकल पड़ते हैं, तांत्रिक मैडम भी और सोनू भी, अपने अपने बैग अपने पीठ पर लिए हुए। सारा जरूरत का सामान उस पिट्ठी बैग में था। दोनों लोगों का खाना से लेकर के पानी तक, बचाव के हथियार तक तांत्रिक मैडम के पास में था। दोनों लोग चल पड़ते हैं। पहले तो जंगल ऐसे ही था, उथला उथला था, उसमें ज़्यादा अब कोई ऊंची ऊंची वृक्ष नहीं थी। लेकिन जितना लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं, तब वो जंगल घना होने लगता है। बड़े बड़े पेड़ दिखाई देने लगते हैं, जंगली झाड़ियाँ शुरू हो जाती है। और टाइम जो था ना, वो रुकता किसी के लिए नहीं है, टाइम चलता जा रहा है। अब सूरज भी देख रहे हैं तांत्रिक मैडम, समय भी देख रही हैं कि अब कब तक हम उस स्थान पर पहुंच पाएंगे। सोनू से पूछती हैं कब तक हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो अब तुम्हें बताया गया है, तुम जानते हो उस जगह को। तब सोनू कहता है कि मैडम, उस स्थान पर तो हम आज की रात पहुंच नहीं पाएंगे, हम तो कल ही पहुंच सकते हैं, वो लंबा दूरी है, हमें बीच में रुकना पड़ेगा, कैंप लगाना पड़ेगा, और आज रात हम सुरक्षित सोएंगे किसी ऐसे स्थान पर, और इसके बाद हम अगले दिन शायद रात तक उस जगह पर पहुंच पाए। तांत्रिक मैडम को ऐसा ही लगा था। वो नक्शा, वो किताबें जो पढ़ रही थी, शायद उसी के बारे में था, उनको इस चीज़ का मालूम था। लेकिन सोनू से भी जानना चाहती थी कि ये लड़का कितना जानता है। हाँ, तब लगता है उनको कि जो सोनू है ना, बहुत समझदार और इस एरिए को अच्छी तरह से जानता है, ये हमारी मदद के लिए ठीक है। अब उसके बाद वो लोग चलते जाते हैं और सूरज ढलने लगता है। तब लड़का कहता है सोनू कि मैडम, और आगे हमें जाना नहीं चाहिए इस टाइम में, देखिए सूरज डूब चुका है, अंधेरा होने वाला है, और आगे का जंगल इससे भी घना है, वहाँ तो हमें कोई कैंप लगाने की जगह भी नहीं मिलेगी। अब जो भी हमें करना है इसी जगह पर करना है। तांत्रिक मैडम समझ जाती है, टाइम भी हो चुका था, अंधेरा भी हो चुका था, आगे का रास्ता अब इतना आसान नहीं था, वो भी समझ रही थी। तब कहते हैं कि ठीक है सोनू, कैंप लगा लेते हैं और आज की रात यहीं पर हम आराम करते हैं, कल सुबह की हम तैयारी कर लेते हैं उस जगह की। कैंप लग जाता है। जो लड़का होता है सोनू, वो सूखी जो लकड़ियाँ होती हैं उठा के लाता है, चुन के लाता है, आग भी जला देता है, और आग जल रही है, धुआं भी उठ रहा है। और मच्छर का इलाज था तांत्रिक मैडम के पास में, एक वो क्रीम लेके आई थी। क्रीम सोनू को भी देती है कि अपने हाथ पैर खुले स्थान पर इसको लगा लो, मच्छर दूर भागेंगे, और खुद लगा लेती हैं। आग जल रहा था, हवा में अब ठंडक होने भी लगी थी। आग जो जल रहा था उसके आसपास में ही दोनों लोग बैठ जाते हैं। अभी तो खाना नहीं खा रहे थे, अभी तो बहुत टाइम था। तांत्रिक मैडम भी लेट खाना खाती थी, लेकिन लड़का जो था ना सोनू, ये गांव का था, थोड़ा जल्दी भूख लग जाती थी। तांत्रिक मैडम कहती है अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खाना खा लो। तब कहता है कि नहीं मैडम, एक साथ ही खाएंगे। तांत्रिक मैडम आग के पास अब आग का मजा लेने लगती है, क्योंकि हवा में ठंडक हो चुका था और आग तापना थोड़ा मज़ेदार भी लग रहा था।
और इधर उधर देखती भी जा रही थी। अब अंधेरा हो चुका था, दूर दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। तांत्रिक मैडम को लगने लगा कि अब अपने कैंप में चला जाए। तब पूछती हैं सोनू से कि देखो अब टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, मैं तो कहती हूँ कि तुम खाना भी खा लो, मैं थोड़ा लेट खाती हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं भोजन कर लूँगी। तब सोनू मान जाता है। सोनू अपने कैंप में चला जाता है और खाना भी खाता है। इधर तांत्रिक मैडम खाना तो नहीं खाती। लालटेन जल रहा था, रोशनी हो रही थी और उसमें किताबें निकाल करके उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया था। वो नक्शा भी निकाल रखी थी। नक्शे में उस जगह के बारे में जानकारी ले रही थी, ऐसे ऐसे निशान को ढूंढ रही थी। और वो निशान जब उनको उस नक्शे में दिखाई देता था तब उनका मन थोड़ा खुश हो जाता था, मुस्कुराती थी। फिर अगला चैप्टर की तरफ बढ़ जाती थी। मतलब जहाँ जाना था उसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहती थी। ये जो पुस्तक था शायद यहीं के बारे में था, इसी जंगलात के बारे में था। ये अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहती थी। रात हो चुकी थी। अब तांत्रिक मैडम को थोड़ा भूख भी लग चुकी थी। अब थोड़ा सा वो खाना भी खाती हैं और इसके बाद थर्मस से कॉफ़ी भी निकालती हैं, कॉफ़ी बनाती हैं और इसके बाद कॉफ़ी का सिप लेने लगती हैं। तभी वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देने लगता है, जैसे काफ़ी लोग उस जगह पर आ चुके हों और शोर करना शुरू कर चुके हों। ये सब समझते ही तांत्रिक मैडम देखते ही और आवाज़ कानों में पड़ते ही समझ गई कि मामला यहाँ पर बिगड़ चुका है। ये जो आवाज़ आ रही है इंसान तो हो ही नहीं सकती। अब वो एक तरह से तांत्रिक थी और जरा सी आहट को पहचान सकती थी कि कौन आ सकता है, इंसान है, भूत प्रेत हैं, आत्मा है, चुड़ैल हैं, वो तो जान सकती थी। अब उनका जो तंत्र मंत्र था अब उनको बता दिया था, इस जगह पर बहुत कुछ होने वाला है, आप सावधान हो जाओ। तांत्रिक मैडम अपनी पूरी तैयारी में आ चुकी थी। अपने गले में माला वगैरह सब कुछ डाल करके बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। जो तंत्र मंत्र का भेष वो बनाती थी, कपड़ा काला कपड़ा तो नहीं पहन पाई थी क्योंकि वो जंगलात की बात थी और वहाँ पर चुस्त कपड़े बिल्कुल चाहिए, ढीले ढाल कपड़े तो जंगल में चलती नहीं है। लेकिन माला वगैरह अपना डाल लेती है, पूरी तैयारी में हो जाती है। तब अपने कैंप से बाहर निकल कर देखती हैं, उनका अनुमान सही अब नज़र आता है। कुछ लोग जिनकी आंखें जलती हुई दिखाई दे रही थी और वो सोनू के कैंप को घेरा बनाए हुए थे। शायद उनका टारगेट सोनू ही था। जब ये देख लेती हैं तो तांत्रिक मैडम समझ जाती हैं कि अब सोनू पर खतरा मंडरा रहा है। ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना, ये साधारण लोग नहीं हैं, यहाँ के पिशाच हैं, भूत प्रेत हैं। ये भूखे हैं और भोजन को देख करके अपना भूख अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सोनू शायद इनको पसंद आ चुका है, नौजवान है ना, खून भी गर्म है, खून मीठा भी है, शायद इसीलिए सब इकट्ठा हो गए हैं। अगर मैं इस टाइम इन पर वार नहीं करूँगी, इनको हटाऊंगी नहीं, तो शायद सोनू बच भी नहीं पाएगा। तब तांत्रिक मैडम अपने तंत्र मंत्र का सहारा लेती हैं और अपनी तंत्र मंत्र का क्रिया शुरू कर देती हैं। और वो जो सोनू को कैंप के घेरा लगाए हुए थे और उस टाइम सब तांत्रिक मैडम की तरफ देखने लगती हैं। तांत्रिक मैडम बिना डरे हुए सोनू के कैंप के पास पहुंच जाती है। अब उनके पास तंत्र मंत्र की शक्ति थी, वो अभी तक उपयोग नहीं किया था इस जंगल में। लेकिन जब सोनू खतरे में पड़ जाता है तब लगता है कि ना, वो अब तो करना ही पड़ेगा। तब अपनी विद्या का अब एक तरह से मदद लेने लगती है। वो जो घेरा बनाए हुए थे ना, अब उनके बीच से तांत्रिक मैडम गुजर जाती है। सोनू के कैंप के दरवाजे पर, सोनू तो अपना गहरी नींद में सोया हुआ था, उसको बाहर क्या चल रहा है उसको तो पता भी नहीं था। तब वो जो प्रेत आत्माएं थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन देख लेती है कि एक लड़की होकर के डरती नहीं है और यहाँ पर आकर के सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। तब उनको समझ में आता है ये साधारण औरत, साधारण लड़की तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन प्रेत ही होते हैं, अपने शिकार पर टूटने लगते हैं। अब एक नहीं दो दो शिकार था, एक तो तांत्रिक मैडम और ऊपर से वो सोनू। अब कई प्रेत अब एक तरह से टूट पड़ते हैं तांत्रिक मैडम पर, क्योंकि सामने तो वही खड़ी थी,
उनको लगा कि पहले इस शिकार को अब हजम कर लिया जाए, इसके बाद में अगला शिकार। लेकिन ये तांत्रिक मैडम थी, कोई मजाक की बात थोड़ी थी। तंत्र मंत्र की शक्ति ऐसी करती हैं, वो जैसे लगता है कि उनके ऊपर किसी ने आग जला दिया हो। ऐसा लगता है कि उनके शरीर से धुआं उठने लगता हो, आग जलने लगती हो, और वो इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। कई तो चीख रहे थे जब उनको दर्द का एहसास हो रहा था, जब उनका शरीर जल रहा था, तब वो छटपटा रहे थे और इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सब होने के बाद में कौन प्रेत आत्मा रुकता है वहाँ पर? इधर उधर सब भागने लगे और उसी बीच जो सोनू सोए हुए थे उनकी नींद खुल जाती है। कैंप से बाहर आकर जैसे ही निकलते हैं और वो सब देखते हैं कि अरे ये तो भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं, ना जाने क्या क्या है। इनके शरीर में कैसी आग लगी हुई है, इनके शरीर से धुआं निकल रहा है, ये तो खुद तड़प रहे हैं। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? लेकिन जब तांत्रिक मैडम को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। ये रूप सोनू ने कभी देखा नहीं था। गले में 4-5 माला अब उनको दिखाई दे रही थी और तांत्रिक मैडम दोनों हाथ हवा में उठा रखी थी, जैसे उनके हाथ में शक्ति थी और उस शक्ति को आदेश दे रही थी कि इनके साथ में ऐसा करो, और वो शक्तियाँ ऐसे ही कर रही थी। जितने भूत पिशाच जो आत्माएं थी, खूंखार आत्माएं, अब उनके शरीर के साथ में ऐसा ही कर रही थी, आग लगा रही थी, धुआं निकाल रही थी, और वो सब तड़प रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देख करके सोनू बिल्कुल डर चुके थे। उनको लगा ही नहीं था कि ये लड़की इतनी खतरनाक भी हो सकती है। ये तो भूतों का बाप निकली भाई। ये तो घने जंगल में भी अब बिल्कुल साहस के साथ खड़ी है और ना जाने ऊपर हाथ उठा करके ये कर क्या रही है। और ये भूत प्रेत जलती हुई क्यों दिखाई दे रहे हैं, इनके शरीर से धुआं क्यों उठ रहा है, उनके शरीर में आग कैसे चमक रही है। सोनू बहुत घबरा जाते हैं। हिम्मत नहीं होता है कि उस वक्त में तांत्रिक मैडम से पूछे ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, ये क्या आप कर रही हैं। अब जब देखते हैं ना तो बहुत डर जाते हैं। तांत्रिक मैडम की आंखें बंद थी और उस रूप में कभी भी देखे नहीं थे सोनू। अब जो अपनी असली रूप था, तांत्रिक मैडम आ चुकी थी। अब इसके बाद सोनू जी पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं बाबा, मैं इन भूत प्रेतों के बीच में तो आऊँगा नहीं, और ये मैडम का आज कोई नया रूप है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो देखने में कोई तांत्रिक लगती नहीं थी, लेकिन आज सोनू ने देख लिया था, ये साधारण औरत नहीं है, ये साधारण लड़की भी नहीं है जिसको मैं समझ रहा था। ये कोई छुई मुई नहीं है, ये तो जलता हुआ अंगारा है। जब भूत प्रेत अब इनकी हालत ऐसी कर सकती है तो इंसानों को क्या करती होगी। एकदम डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं और फिर अपने कैंप में भागने लगते हैं। तभी भूत प्रेत जो भी थे वहाँ पर सब डरे हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, और जिधर से आए थे सब उधर ही दौड़ते हुए चले जाते हैं। जान बचाना उनको भारी पड़ रहा था। तब तांत्रिक मैडम अपने हाथ नीचे करती है और फिर चारों तरफ देखती है तो मैदान पूरा का पूरा एकदम खाली लगता है। जो भी भूत प्रेत आए थे शिकार ढूंढने के लिए, वो तो तांत्रिक मैडम का खुद शिकार बन गए थे। तांत्रिक मैडम पलट कर देखती है तो सोनू जी कैंप के दरवाजे पर खड़े हुए और थर 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 काँप रहे थे। अब ये सब देख करके तांत्रिक मैडम समझ गई कि मेरा ऐसा तो कुछ देखा नहीं था, लड़का डरा हुआ है। तांत्रिक मैडम उसके पास में जाती है तो लड़का तो इतना डरा हुआ है कि तांत्रिक मैडम से दूर रहने में अपना भलाई समझने लगा। कहने लगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी पावरफुल हैं, आप में बहुत शक्ति है, आप तो भूतों को हरा सकती हैं। क्या आप वास्तव में इंसान हैं या कोई प्रेत आत्मा है। तांत्रिक मैडम जोर से हंसने लगती है सोनू को बात समझ करके, और हंसते हंसते कहती है अरे सोनू, मैं इंसान हूँ, एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ, किसी का पत्नी हूँ, तुम मुझसे डरो मत, डरो मत। मैं तुम्हारा क्या कर लूँगी भाई, अब तो मैं जो करना था मैं उनको कर चुकी हूँ, अब तुम निश्चित हो जाओ, ये तुम्हें मारने के लिए आए थे। मुझे समय पर पता चल गया तो मैं उनकी खाल खींच दिया। देखे तुमने कैसे भागे थे वो, सबके शरीर पर आग जल रहे थे, धुआं निकल रहा था, तुमने देखा था ना। सोनू कहने लगा कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ मैडम जी,
मैं बहुत डरा हुआ हूँ। सोनू का कहना अपने जगह पर वाजिब था। वो डरा हुआ भी दिख रहा था। तांत्रिक मैडम उसको समझाने लगी कि तुम्हें मेरे से डरने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, ये भूत प्रेत जरूर तुम्हें तुम्हारा नुकसान पहुंचा सकते थे। अगर मैं नींद में होती तो शायद मुझे भी नुकसान पहुंचा देती। ऐसा ही हो सकता था। मैं नींद में कुछ तंत्र मंत्र थोड़ी कर पाती, और जब तक कर पाती तब तक देर हो जाती। मेरी जान का भी खतरा था। तुम्हारे बाद शायद मेरे कैंप तक आते, वो भी मेरे साथ में ऐसा ही बर्ताव करते जैसे तुम्हारे साथ में किया था। तांत्रिक मैडम सब सोनू को समझाने लगी कि डरो मत, हमें एक काम करना पड़ेगा। एक सोएगा और एक जागेगा। अब ऐसा करो, अब ये भूत प्रेत तो भाग गए, लेकिन इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इनसे भी कोई शक्तिशाली होगा, वो हमारे पास में जरूर आएगा अपने भाइयों को बदला लेने के लिए। हमें अब सचेत रहना पड़ेगा। ये रात थोड़ा मुश्किल भरी होने वाली है। अब मैं तो कहता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं जागती हूँ। तब सोनू तो बोलना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से सही ढंग से आवाज़ नहीं निकल रहा था। इतने डरे हुए थे तांत्रिक मैडम को देख करके। उनको लग रहा था कि नहीं, ये इंसान तो हो ही नहीं सकती। ये इंसान होकर के इतनी प्रेत आत्माओं को कैसे भगा सकती है? नहीं नहीं, ये एक प्रेत आत्मा है, खुद ही प्रेत आत्मा है। हाँ, तभी प्रेत आत्माओं से ये ऐसा व्यवहार किया है। इंसान कभी कर नहीं सकता है। वो डरे हुए थे, खौफ में थे कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मेरे साथ कुछ होगा तो नहीं। तांत्रिक मैडम सब समझ रही थी, मन की बात समझ रही थी, और सोनू को बताती है कि सोनू, मुझसे डरने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं कह रही हूँ ना, वैसा ही तुम करो। तुम सो जाओ, हाँ मैं इस जगह की रखवाली करती हूँ। तुम आराम से सो जाओ। अगर मुझे लगता है कि मुझे नींद आने वाली है तो मैं तुमको उठा दूंगी। अब इसके बाद तुम पहरा देना। हाँ, कोई भी बात हो तो मुझे इतला कर देना। बस तुम्हारा काम इतना ही है। अब बाकी तो मैं सब संभाल लूंगी। अब जंगल पूरा शांत हो चुका था। वह भूत प्रेत जो आत्माएं थे, अब तो भाग चुके थे। लेकिन सोनू जो थे ना, कैंप में जरूर थे। मैडम ने बोल दिया था कि अब सो जाओ, मैं जा कर के बाहर रखवाली कर रही हूँ। लेकिन सोनू को नींद नहीं आ रहा था। बहुत बेचैन थे, डरे हुए थे। ये आखिर ये औरत है क्या चीज़? अभी तो उनको इतनी हिम्मत नहीं थी वो सब देख करके कि वो तांत्रिक मैडम से बात कर सके। सब समझने की कोशिश कर रहे थे। उनको डर भी लग रहा था। अब मन तो कह रहा था कि जैसे ही सुबह होगा मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। अब इस औरत के साथ मैं आगे जा नहीं पाऊंगा। ये औरत तो प्रेत आत्माओं से भी अधिक खतरनाक है। जब प्रेत आत्माओं को ऐसा कर सकती है तो इंसान का क्या हाल करती होगी? यही सोच सोच करके सोनू बहुत डर जाते हैं, नींद नहीं आती है। और उधर बाहर में तांत्रिक मैडम जो बुझा हुआ आग था उसको फिर से सुलगा देती है। कुछ देर धुआं उठता है, लेकिन आखिरकार आग जल जाती है। आसपास निगाहें रखती हैं। जरा से भी कोई हलचल होता है तो तांत्रिक मैडम की पैनी निगाहें उस तरफ को देखने लगती हैं, एक्सरे करने लगती हैं कि क्या कोई आत्मा है या फिर कोई जंगली जानवर। लेकिन जो भी था अब नज़दीक तो नहीं आता है। आहटें कुछ ज़रूर सुनाई दी, कुछ आवाज़ ज़रूर सुनाई दी, लेकिन सब दूरी पर थे। शायद उनको भी लग रहा था, जो प्रेत आत्माएँ थी जो आसपास में फैली हुई थी, उनको भी लग रहा था कि नहीं, जब इतने शक्तिशाली प्रेत आत्माएँ वहाँ से किस हालत में भागी है हम लोग देख चुके हैं। अब कोई भी प्रेत आत्मा तांत्रिक मैडम के पास भटकने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जानवर का क्या? जानवर जानवर ही होते हैं। कुछ जानवर जरूर जो वहाँ पर ताक में लगे हुए थे कि कब मौका मिले और कब अपना शिकार को दबोचा जाए। और एक जानवर खूंखार भेड़िया अब वो तांत्रिक मैडम की तरफ छुप छुप के बढ़ता है, बिल्कुल दबे पाँव। सोनू तो अपना कैंप में थे, कभी आंख बंद करते थे और कभी आंख खोल देते थे। लेकिन इस जंगल के थे ना, यहाँ के जंगली जानवरों के बारे में अच्छी खासी उनको जानकारी थी। अब भेड़िए को गंध को वो पहचान जाते थे। आसपास में कोई भी भेड़िया अब गुजरता ना तो उसका गंध उनके नाक में आ जाती थी। जैसे ही उनको लगता है, आभास होता है कि आसपास में भेड़िया है, वो फुर्ती से उठ के बैठ जाते हैं। उनको लगा कि अब तांत्रिक मैडम को तो पहचानते नहीं थे कि इनसे तो सुबह बात किया जाएगा,
लेकिन ये लड़की अभी खतरे में है। जरूर प्रेत आत्माओं को भगा सकती है, लेकिन जंगली जानवरों का क्या। अब अपना कैंप से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक पेड़ के पीछे एक भेड़िया अब ताक लगाए बैठा हुआ है। एक सेकंड में तांत्रिक मैडम कहते हैं कि मैडम जल्दी से आप सतर्क हो जाइए। आप खुद भी आगे आ जाते हैं। उनके हाथ में एक हथियार जैसा होता है, लठ जैसा, लेके खड़े हो जाते हैं। तांत्रिक मैडम अब आश्चर्य से देखने लगती है सोनू की तरफ। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो, कौन आ गया? तब तांत्रिक मैडम कहते हैं कि देखिए, शायद आपको दो आंखें नजर आती होगी चमकती हुई। तांत्रिक मैडम ध्यान से देखती है तो वास्तव में दो आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी एक पेड़ के पास में। तब सोनू कहता है कि दो आंखें जानती किसकी हैं? ये भेड़िया है। इसका गंध मैं पहचान लेता हूँ। दूर से ही जान जाता हूँ कि भेड़िया आसपास में आ चुका है। तांत्रिक मैडम बहुत हैरान थी। सूंघने की शक्ति सोनू को बहुत तीव्र थी, बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये पहचान सकते थे दूर से, हवा में गंध फैली हुई है, आसपास में ज़रूर कोई भेड़िया है, कोई खतरनाक जानवर है। मतलब ये खूबी सोनू में थी। तब तांत्रिक मैडम मन ही मन सोचने लगती है अब क्या, पहले इस भेड़िया से निपटा जाए। तब कहते हैं तांत्रिक मैडम कि सोनू, तुम्हारी नज़र में इस भेड़िए के साथ में क्या बर्ताव करना चाहिए? तब सोनू कहता है कि आप मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं भूत प्रेत से तो लड़ नहीं सकता, वो तो शक्ति मेरे में नहीं है, लेकिन ऐसे जानवरों से मैं ज़रूर निपटना जानता हूँ। वही छोटा सा डंडा लेकर के उस पेड़ की तरफ चल पड़े और मुंह से एक अजीब अजीब सी आवाज़ निकालते हुए। जैसे ही आवाज़ वो भेड़िया सुनता है ना, तो समझ जाता है कि अरे, ये तो मेरे से भी खतरनाक जानवर है, अब तो यहाँ रुकना बेकार है, और वो भागने लगता है। और सोनू जी अजीब गरीब आवाज़ निकालते उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब भेड़िया दुम दबा करके उस जगह से दूर निकल जाता है। वो सोचता है कि चलो जान बची तो लाखों पाए। मैं तो गया था शिकार देख करके, शिकार को खाने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए, और उल्टा मैं शिकार बनते बनते रह गया। ये तो कोई खतरनाक जानवर वहाँ पर आ चुका है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। भेड़िया भी भागता है वहाँ से जान बचा करके। तब सोनू लौट के आते हैं। तांत्रिक मैडम आग के पास में बैठी रहती हैं, सब कुछ कारनामा देख रही हैं। सोनू को बुलाती हैं, इधर आओ सोनू, इधर आओ। सोनू डरते डरते तांत्रिक मैडम के पास पहुंच जाते हैं, बिना कुछ बोले हुए खड़े हो जाते हैं आग के पास में। तब तांत्रिक मैडम कहती है, ये कला तुमने कहाँ से सीखा? सोनू चुप थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, बताना भी नहीं चाहते थे। तब तांत्रिक मैडम कहने लगी, सोनू, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, ये तुम्हारी सूंघने की कला क्या गॉड गिफ्ट में है या फिर किसी से तुमने सीखा है? ये अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। देखो, तुम उस जानवर को सूंघ लिए जो छुप करके हम पर हमला करने वाला था। ये कम आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान ने तुम्हें ये शक्ति दिया हुआ है। तुम तो बहुत ही बहादुर हो। तुम कैसी आवाज़ निकाल रहे थे? तब सोनू बताने लगते हैं, थोड़ा जोश में आ जाते हैं कि मैडम, मैं बहुत सारे जंगली जानवरों की आवाज़ें निकाल सकता हूँ। मैं ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल सकता हूँ कि वो दूसरा जानवर भी हो ना तो समझ लेगा कि मैं ही उसके सामने में खड़ा हूँ। एक जंगली जानवर, एक भयानक जानवर। मुस्कुराने लगते हैं। अब वो सब कुछ तकलीफ भूल जाते हैं, जो देखे थे उनके दिमाग से निकल जाता है। अपनी खूबी बताने लगते हैं। तांत्रिक मैडम बस उनको देखती रहती है कि लड़का ये है कमाल का, इसमें तो अभी ना जाने क्या क्या खूबियाँ होगी, धीरे धीरे मुझे पता चलेगा। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि आप जाओ भी, आराम कर लो। तब कहते हैं, सुनो, नहीं मैडम, नहीं, मैं सोने नहीं जा सकता है, आप जाइए, मेरी नींद पूरी हो चुकी है, अब मैं रखवाली करता हूँ। मैडम देखती है एक लड़का बहुत साहसी है, और तब कहती है कि चलो मान लिया तुमने जानवर से मेरी रखवाली कर दोगी, लेकिन उन प्रेतात्माओं के क्या, उनको तुम कैसे पहचान पाओगे? तुम तो अब उनको अच्छी तरह से अब तो पहचानते भी नहीं, ना जानते उनके बारे में कि वो क्या क्या कर सकती है। वो तो कई अदृश्य होती है, वो तुम्हें नज़र नहीं आएगी, अचानक आकर के हमला कर देंगी। तब तुम क्या करोगे? तब सोनू को समझ में आया कि तांत्रिक मैडम बिल्कुल सही कर रही है। तब कहने लगे कि कोई अपनी शक्ति मेरे पास में छोड़ जाना ताकि मैं उनको देख सकूं। वाकई में
तांत्रिक मैडम समझ गई कि लड़का बहुत ही समझदार है, ये बहुत आगे जाएगा, अगर ये मेरे साथ में रहेगा तो एक जोग ये पार्टनर बन सकता है, हमारा साथी बन सकता है, ये हमारी टीम का अच्छा सदस्य बन सकता है। तांत्रिक मैडम अब उसको देख करके मुस्कुराने लगती है। और वो लड़का सोनू जो था ना, देखने में हंसपुस था और था भोला भाला, बिल्कुल भोला भाला। अब समाज में क्या चल रहा है, कैसे क्या होना चाहिए, कब कौन सी बात बोलनी चाहिए, अब उतना कुछ वो समझ नहीं पाते थे। जो दिल में होता था वो तो छुपाते ही नहीं थे, बिल्कुल सामने रख देते थे। ऐसे ही थे सोनू। आखिरकार तब कहती है कि ठीक है, मैं तो एक शक्ति तुम्हारे पास में छोड़ जाती हूँ, लेकिन तुम शक्ति को संभाल पाओगे? तब सोनू कहते कि नहीं नहीं, मैं शक्ति को संभाल नहीं सकता, लेकिन शक्ति से बोलिए कि ऐसी कोई बात हो तो आपको जगा दे, आपको खबरदार करे। मैं तो जंगली जानवर को मैं देख लूँगा, वो तो हमारे आसपास में बिल्कुल फटक नहीं सकते, लेकिन भूत प्रेत का जिम्मा तो आपका ही होगा, वो मैं कर नहीं पाऊँगा। सोनू कुछ देर के लिए डर जाते हैं और तब तांत्रिक मैडम हंसने लगती है और कहती चिंता मत करो, मैं एक शक्ति बाहर में पहले ही छोड़ रखी हूँ, जब भी कोई ऐसा खतरा होगा वो मेरे कान में आके बोल देगी, तुम डरो मत। हाँ, तुम्हारी ये जो, अब कितनी तारीफ करूँ, तुम्हारे में ये काबिलियत है और ये काबिलियत तुम्हें देखना एक दिन बहुत आगे लेके जाएगा। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम अपने बिस्तर पर आ जाती है, अपने कैंप में आ जाती हैं, लालटेन की रोशनी मध्यम कर देती हैं। अब फिर सोने की कोशिश करती है और कुछ ही देर के बाद में उनकी नींद खुल जाती है, टूट जाती है। अचानक एक आहट सुन करके, जैसे कान के अंदर में कोई आ करके फुसफुसा रहा हो, वो आवाज़ समझ जाती है। हाँ, तब कहती है कि देखो, अब यहाँ से उसको दूर भगा दो, बिल्कुल पास मत आने देना, नहीं तो लड़का बिल्कुल डर जाएगा। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लड़का बिल्कुल डरे। इतना काम तो तुम कर सकती हो ना, जैसे किसी के साथ में हवा में बात कर रही हो। तांत्रिक मैडम, कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो शक्ति फिर कान में आके बोलती है कि ठीक है, मैं उसको देख लेती हूँ, लेकिन कोई बात होगी तो आपको ज़रूर आना पड़ेगा। और तब तांत्रिक मैडम कहती है कि पहले ये काम तो कर लो, इसके बाद में देखी जाएगी। और वैसे मुझे नींद भी आ रही है, तुम मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना, जब तक मैं सो न जाऊँ, अच्छी नींद मुझे ना लगे, फिर सुबह मुझे पैदल चलना है। तुम समझदार हो और ये छोटे मोटे काम को तुम खुद ही हैंडल कर सकती हो। वो किसी शक्ति से बात कर रही थी जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन थी वहीं पर, तांत्रिक मैडम के सामने में थी। तांत्रिक मैडम शायद देख रही थी, लेकिन कोई और नहीं देख सकता था। और तब वो शक्ति हाँ भरती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ और आप सो जाइए। जैसे शक्ति वहाँ से गायब होती है, वैसे तो किसी को नज़र नहीं आ रही थी। और तब तांत्रिक मैडम फिर से आंखें बंद कर लेती है। अब इस बार उधर सोनू, आग तो जल रही थी और उनको लग रहा था कि आसपास में बहुत सारे जानवर हैं। अजीब अजीब गंध उनको मिल रही थी और वो गंध को पहचानते थे। उनको लग रहा था कि सब के सब खतरनाक जानवर हैं, लगे हुए हैं, ताक में लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर आग नहीं जलती तो शायद अब तक वो हम पर हमला कर दिए होते। सूखी लकड़ियाँ को ढेर लगा हुआ था और फिर लकड़ियाँ अब रखते जाते हैं, आग ऊंची होती जाती है। अब वो जानते थे कि जहाँ पर आग जलती हो ना, वहाँ पर कोई जंगली जानवर डर से नहीं आता। जब तक आग जलती रहेगी हम सुरक्षित रहेंगे, मैडम भी सुरक्षित रहेंगी और मैं भी सुरक्षित रहूँगा। लेकिन वो भूत प्रेतों का क्या होगा? क्या वास्तव में कोई शक्ति ऐसी है जो यहाँ पर है और हमारी रक्षा कर रही है? आसपास में देखने लगते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा चीज़, ऐसी शक्ति कोई दिखाई नहीं देती है। हाँ, उनको कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनको कोई छू करके चला गया हो। वो पीछे मुड़कर भी देखते थे, लेकिन कोई नज़र नहीं आता था। ऐसा कुछ देर तक जरूर हुआ उनके साथ में, दो चार बार। लेकिन उनको लगा कि हवा का झोंका होगा, हवा का झोंका ना आकर के जैसे उनको टकरा गया हो और उनको लगा कि जैसे उनको कोई छुआ हो, उनके बदन को, कोई सर के बाल को छुआ हो, ऐसा महसूस करते थे। लेकिन वो शक्ति जो थी ना, वही उनके साथ में शरारत कर रही थी। वही शक्ति जो कुछ देर पहले तांत्रिक मैडम ने इस जगह पर रखवाली करने के लिए छोड़ा था। और वो शक्ति अब इस लड़के से साथ में अब हंसी मजाक का दौर चल रहा था। वो तो नज़र नहीं आ रही थी,
लेकिन लड़के को सोनू को हैरान जरूर कर रही थी। कई बार आकर के उसके बाल को खींच चुकी थी और तब सोनू चौंक जाते थे, पीछे मुड़ कर देखते थे और तब उस शक्ति को बड़ा मजा आता था। वो हंसती तो नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम खिल जाता था कि चलो अभी मैंने किसी को डरा दिया, अभी मैंने किसी को डरा दिया। बड़ा खुश हो जाती थी और ऐसा ही कुछ देर तक चलते रहता है। बिल्कुल माहौल अब शांत हो चुका था। बस डरे हुए थे जो सोनू वो जंगली जानवरों से कि आग ठंडी नहीं होनी चाहिए, जब तक सुबह ना हो जाए आग जलती रहना चाहिए, तभी हम सुरक्षित हैं। वो आसपास के गांव के रहने वाले थे और जंगल में कैसे रात बिताया जाता है वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ उनको पता है। उनके पिता भाई ने सब कुछ उनको बताया हुआ था, लेकिन भूत प्रेत के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती थी, ना कोई विशेष कोई ज्ञान देता था। अब यहाँ पर भूत प्रेत से जरूर डरे हुए थे और वो जो शरारती लड़की थी उनके कान भी खींच रही थी और तब वो चौंक जाते थे कि कौन मेरे कान को छुआ, कौन मेरे बालों को छुआ। ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है और आखिरकार लगता है कि अब सुबह होने वाली है, अब सुबह होने वाली है। और तब जैसे अब वो थोड़ा सा खुश नजर आते हैं। चलो आप संकट अब जानवरों को तो टला, अब तो देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। जब तांत्रिक मैडम तो अभी सोई हुई थी और ना तो अच्छी तरह से जानते थे सोनू कि जिसके साथ में हम काम करने के लिए निकले हैं आखिर ये है क्या शक्ति, क्या चीज़ है, ये लड़की कौन है, इसमें इतने सारे गुण कैसे हैं, ये ना जाने क्या क्या कर सकती है। एकदम आश्चर्य में भरे हुए थे। और तब वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि जैसे मैडम बाहर निकलेगी ना, मैं उनसे पूछूंगा कि मैं तो डरा हुआ मैडम जी, मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको अच्छी तरह से जानता नहीं, या तो अपने बारे में बताओ, आप मुझे दिलासा दो कि मेरे साथ में आप कुछ गलत तो नहीं करेंगी ना, उन शक्तियों का उपयोग मुझ पर तो नहीं करेंगी। और दूसरी चीज़, मेरे पास में रात भर में न जाने कौन मुझसे खेलता रहा, मेरे बालों को खींचता रहा, मेरे कानों को खींचता रहा, ये कौन थी, कौन था। अब तो जानते नहीं थे, सब एक तरह से रहस्यमय ढंग से सब कुछ हो रहा था और वो रहस्य समझ रहे थे कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई प्रेतात्मा थी जो मुझे परेशान कर रही थी। उसके बारे में जानने के लिए अब तैयार थे, लेकिन तांत्रिक मैडम देर रात सोई थी ना, अभी उनका नींद पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए अभी सोई हुई थी और डर के मारे जो सोनू जी थे उनको जगाने नहीं जा रहे थे। उनको लगा कि चलो अब सुबह हो गई है, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ और तब तांत्रिक मैडम को उठाऊंगा। तो दोस्तों इस कहानी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और इसका अगला एपिसोड मैं जल्द से लाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, इस वीक में जिन लोगों ने कमेंट किया है, अपने अपने नाम बताए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इस कहानी जो ये कहानी और मैं जोड़ रहा हूँ, जो मैं शुरू में बताया था ना, इस कहानी के बाद में जो जो मुझे कमेंट किए हैं, अपना नाम बताए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ इस कहानी के बाद बताने वाला हूँ। बस कुछ देर का और इंतज़ार। दोस्तों भूत प्रेत से कौन नहीं डरता है। मैं ऐसा जानता हूँ कि भूत प्रेत से काफ़ी लोग डर जाते हैं नाम सुनते ही, और रात के अंधेरे में तो और भी लोग डर जाते हैं। जरा भी उनको आबाहट होती है, कोई भी आवाज़ होती है तो पहला ध्यान भूत प्रेत की तरफ ही जाता है। अरे कोई भूत प्रेत तो नहीं है, आसपास में कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ हम खड़े हैं। ऐसा ही होता है। ये जो कहानी है ना, रमेश जी क्या है। रमेश जी राजस्थान में, अब राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान में ही काम कर रहे थे, इंडस्ट्री एरिया में, एक फैक्ट्री में अब वो मेहनत मजदूरी करते थे और दूर उनका गांव था। रोज का सफ़र आना जाना उनके लिए बहुत ही भारी पड़ता था। सुबह सुबह जल्दी उनको घर से निकलना पड़ता था और उनके परिवार भी उनके साथ में परेशान रहता था। उनके माता पिता भी जल्दी से उठ करके नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर के लिए उनके भोजन को पैक करना। अब ये काम आसान तो नहीं था। और फिर इसके बाद में अब ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था देखना कि कौन सी बस हमें वहाँ तक जल्दी पहुँचा देगी। कई बार कुछ अन्य साधन भी उनको पकड़ना पड़ता था, तब वो फैक्ट्री के पास पहुँचते थे। परेशानियों से भरे हुए थे। अपने माता पिता से अब एक बार कहने लगे कि अगर आप लोग इजाज़त दो तो क्यों ना मैं
वहाँ पर कोई कमरा लेकर रहने लगूँ। माता पिता कहने लगे कि रह लो तुम, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, रोज़ रोज़ का आना जाना, किराया भाड़ा और ये सब खर्चा जोड़ो तो उससे ज़्यादा ही बैठेगा। देख लो कोई सस्ता सा कमरा मिलता है तो तुम ले लो। अब रमेश जी को ये इजाज़त तो मिल चुकी थी, लेकिन बजट का कमरा भी तो चाहिए ना। कमरा वैसे तो बहुत सारा था, लेकिन उनकी बजट ज़्यादा थी, वो रमेश जी ले नहीं सकते थे। रमेश जी अपने यार दोस्त को बोल दिए थे कि भाई मेरे लिए कोई अब छोटा सा कमरा का व्यवस्था कर दो, ताकि रोज़ का आना जाना मेरा बंद हो सके, मैं यहीं पर रहूँ और खाना पीना तुम लोग के साथ में खा लूँगा। रमेश जी को उनके दोस्तों ने मकान ढूंढने में मदद किया। मकान कई रमेश जी ने देखा। मकान तो बढ़िया था, लेकिन बजट ज़्यादा था। इतना बजट का वो मकान अब ले नहीं सकते थे। आखिरकार टाइम निकलते रहा, लेकिन वो अपना कोशिश करते रहे, अपने दोस्तों को बोले रहे, जो भी बजट उन्होंने बताया था उसी बजट में उनको मकान चाहिए, और तभी वो अब उस पास में रह सकते थे। और तब तक अपने गांव से आना जाना उनका लगा रहा। घर वाले भी पूछते थे कि रमेश कोई मकान मिला कोई तुम्हारे बजट में? और तब रमेश कहते थे कि हाँ, खोजबीन जारी है, हमारे दोस्तों ने बोला है। और तब उनके पिता कहते हैं कि देखो दोस्तों से नहीं होगा, दोस्त के पास कितना टाइम होगा, वो भी तो अपने काम करते होंगे, तुम खुद क्यों नहीं देखते हो। ये बात रमेश को जच गई थी और उन्होंने सोचा कि आज जब फैक्ट्री से मैं निकलूंगा ना, मेरी छुट्टी हो जाएगी और तब आसपास के इलाके में खुद जाऊंगा। मेरे पिताजी सही कहते हैं, दोस्तों के भरोसे हमें तो घर मिलेगा ही नहीं। और फिर वही होता है, शाम के टाइम जब उनकी छुट्टी होती है तो सबसे पहले जो नज़दीक का एरिया था, कॉलोनी था, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर दो चार घर देखते हैं, पसंद भी आता है, लेकिन बात पैसे पर आकर के बिगड़ जाती है। वो ज़्यादा मांग रहे थे, रमेश जी उतना दे नहीं सकते थे। और तब एक ने बताया कि तुम तो उस भुता घर के लायक हो, जा कर के वही घर ले लो और तुम्हें तुम्हारी बजट में वही घर मिलेगा। रमेश जी को बात दिल में चुभ गई। गरीब थे ना, अब वो कोई जवाब तो नहीं दे पाए और सोचने लगे कि कौन सा भुता घर है, किसकी बात कर रहे थे जो हमारे बजट में आ सकता है। भूत प्रेत को अब ज़्यादा समझते नहीं थे, ना जानते थे और ना कभी पाला पड़ा था, और ना वो भूत प्रेत से डरते भी थे। साहसी इंसान थे, अब मेहनती थे, भूत प्रेत को महत्व देते ही नहीं थे। अब अड़ोस पड़ोस में पूछने लगे कि भाई यहाँ पर भूतिया मकान कौन सा है। अब जो भी वहाँ था अब उनकी तरफ देखने लगा, बात क्या है भाई, बात क्या है। हाँ, तब रमेश कहने लगे, मुझे वहाँ पर घर किराए पर लेना है, मैं सुना हूँ कि वहाँ पर घर सस्ता है। अब जो लोग बाग से पूछ रहे थे उनको लग रहा कि ये रमेश जो भी है पागल है। लोग बाग भूतिया घर से दूर दूर भागते हैं और ये तो भूतिया घर में जा कर के रहने वाला है। कई तो मना कर दिया कि हम नहीं जानते, जाओ यहाँ से। लेकिन एक उनमें शरारती लड़का था और कहने लगा कि अंकल अंकल, मैं जानता हूँ, मैं आपको लेके जा सकता हूँ, यहाँ पर कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन मुझे चॉकलेट ज़रूर दिलाओगे तब मैं ये काम कर सकता हूँ। रमेश कहने लगे, ठीक है बेटा, तू मुझे वो घर दूर से दिखा दे, अब मैं तेरे चॉकलेट का इंतज़ाम कर दूंगा। वो लड़का उनको लेके जाता है, एक जगह पर जा कर के खड़ा हो जाता है और कहता है, अंकल वो सामने वाला घर देख रहे हो ना, वही भूतिया घर है। मेरी माँ भी कहती थी, मेरी दादी भी कहती है कि उस घर के आसपास में बिल्कुल मत जाना। अब तो मैंने दिखा दिया ना, अब मेरे चॉकलेट का इंतज़ाम कर दो। अब रमेश जी उसको पैसा देते हैं कि जा बेटा चॉकलेट खा लियो, एक नहीं दो, तूने दिखा दिया, तेरा काम ख़त्म। अब उसके बाद रमेश जी जो घर सामने था वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर और भी घर थे, लोग बाग थे, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर अब ऐसा सब डर के भागे हुए हैं भूतिया घर के नाम से। अड़ोस पड़ोस में तो कोई नहीं था, वो एक लंबा सा गलियारा था और उसमें 4-5 कमरे बने हुए थे। सब में दरवाज़ा लगा हुआ था, सब में कुंडी लगी हुई थी, किसी में ताला नहीं था। वो घर को देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई उनको नज़र नहीं आता है। और तब दूसरी साइड में जाते हैं तो वहाँ पर लोग थे, वहाँ पर भी घर था, मतलब अलग अलग घर थे। जो घर देख के आए थे 4 घर, ये तो बिल्कुल खाली था। तब वो पड़ोसी से पूछते हैं कि जी ये घर 4 जो है ये खाली है क्या? पड़ोसी कहता है, हाँ भाई, ये तो काफ़ी दिनों से खाली पड़ा है,
लोग बाग ना जाने क्यों अब यहाँ पर आने से कतराते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर भूत प्रेत है। अरे हम भी तो रहते हैं। हाँ, एक गली का फ़र्क है और क्या है। अगर भूत प्रेत उस घर में होता तो हमारे घर में भी आता। पड़ोसी जैसे सफाई दे रहा था कि यहाँ पर ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है, लोग बाग अफवाह फैला रखे हैं। रमेश जी को भी लगने लगा कि ये पड़ोसी बिल्कुल सही कह रहा है। तब कहते हैं कि इसका किसका मकान है ये। वो पड़ोसी कहता है कि देखो ये मकान वाला तो यहाँ पर है नहीं, वो शहर में रहता है और कभी कभी आता है अपने घर को देखभाल करने के लिए, और इसका जिम्मा मेरे पास ही है। पहले जो भी किराएदार थे ना, अब मुझे ही पैसा कौड़ी देते थे। सब महीने में जब हो जाता था, अब मैं सब इकट्ठा करके रखता था, और वो जो मकान मालिक आते थे मुझसे सारा हिसाब किताब लेके जाते थे। तो ये तो घर खाली है, कौन सा घर तुम्हें पसंद पड़ा है, चलो मुझे दिखाओ, और उसके हिसाब से मैं पैसा बता देता हूँ। रमेश जी को लगा कि यहाँ तो डरना बेकार है, ये तो बस ऐसे ही प्रचलित किया गया है कि भूत का घर है। अरे भूत का घर होता तो ये गली के बाद में इतने सारे मकान हैं, सब में लोग रह रहे हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। वो जाते हैं, पहला ही मकान उनको पसंद आता है, और वो जो पड़ोसी होता है किराया बता देता है। बिल्कुल बजट से भी कम था किराया। हाँ कर देते हैं कि भाई अब ये घर मेरा हुआ। कुछ पैसा भी दे देते हैं कि आप किसी को घर मत देना। पड़ोसी हंस के कहने लगता है, बेटा यहाँ तो कोई आता भी नहीं है, पहले शख्स हो कि काफ़ी दिनों के बाद तुम आए हो, कहीं तुम भी डर के तो नहीं भग जाओगे। रमेश हंस के कहने लगे कि नहीं, मैं भूत प्रेत को देखा नहीं हूँ और ना मैं इनको मानता हूँ, तो डरने कोई मतलब ही नहीं है। आखिरकार रमेश जी वो घर ले लेते हैं और फिर अपना अब ठिकाना उसी घर को बना लेते हैं। गांव से जो भी अपना साधन वगैरह लेके आते हैं और अपना घर में रहना शुरू कर देते हैं। खाना पीना तो कोई पड़ोसी बना के देता नहीं। उनको लगा कि जो कुछ काम करना पड़ेगा अपने ही आप करना पड़ेगा। स्टोव, राशन पानी, सब्जी से लेकर हर एक चीज़ का अपनी तैयारी कर लेते हैं और उस घर में आराम से रहने लगे। उनको कुछ ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि इस घर में कोई भूत प्रेत है। बिल्कुल सामान्य सा घर था, साधारण सा घर था। ऐसा कोई डर, ऐसा कुछ अभी तक उनको महसूस नहीं हुआ था। अब पूरे 4 दिन बीत चुके थे। पड़ोसी भी आके उनसे मिलता था। जब सुबह में ड्यूटी जाते थे तो पूछता था कि क्या बेटा तुमने कोई भूत प्रेत रात में देखा क्या, भूतों का दर्शन हुआ तुम्हारे, तुमसे मिले कोई भूत प्रेत। तब रमेश जी हंस के कहते थे कि अरे नहीं चाचा, तुम सही कह रहे थे, यहाँ कोई भूत प्रेत होता तो अब तक मेरे सामने जरूर आता, और आप भी कौन सा दूर हो, वो आपके घर का दरवाज़ा भी खटखटा देता। मजाक में सब रमेश जी और चाचा का बात चल रही थी, और आखिरकार 5वें दिन 5वीं रात को वो घटना का शुरुआत होती है। रमेश जी अपना ड्यूटी से आए हुए थे, थके मारे, खाना बनाने का मूड नहीं कर रहा था, शरीर में हरारत थी और उनको लगा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब बाद में जब तबीयत सही हो जाएगी, थकान उतर जाएगी, आज तब खाना बना लेंगे, रात तो अपनी है और अभी मुझे भूख भी नहीं है। उनके अब एक ही घर था, एक ही घर में वो किचन वगैरह सब कुछ सेट कर रखे थे, स्टोव भी वही था, सब कुछ वही था, कहीं अलग नहीं था, अलग से कोई रसोई नहीं था। हाँ, बाथरूम वगैरह बाहर जरूर थे, वो भी कॉमन थे, मतलब चारों घर के लिए अलग अलग लैट्रिन बाथरूम बने हुए थे और बाकी काम घर में ही होता था। अब वो तो थकान में थे रमेश बाबू और वो सो जाते हैं। सोने के बाद उनको होश नहीं रहता है कि मैं हूँ कहाँ पर, कितना रात हुई, क्या समय चल रहा है, कुछ मालूम नहीं। जब कुछ बर्तन खड़कने की आवाज़ आती है ना, तब शरीर में थकान था और वो आंखें नहीं खोल पाते। उनको लगा कि बिल्ली वगैरह आ गई होगी। अब भगाने की कोशिश करते हैं बिल्ली को, भाग जाए यहाँ से, तेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो खड़कना बंद नहीं होता है। तब जा कर के अपनी आंखें खोलते हैं। बड़ी मुश्किल से आंख खुलती है, थकान में थे, शरीर में हरारत थी, हल्का फुल्का बुखार भी था। जब आंख खुल के देखते हैं तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। देखते हैं कि 25 से 30 साल के बीच की एक औरत है और जहाँ खाना वो बनाते थे, जहाँ उनका सामान रखा हुआ है, वहीं पर बैठी हुई और जैसे इधर का बर्तन उधर, उधर का बर्तन इधर कर रही थी। उनको लगा कि मेरे आंखों का धोखा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ औरत क्यों आएगी भाई, कौन किसकी औरत है? अब मेरा दरवाज़ा तो बंद है, तो आने का मतलब ही नहीं है, मेरी आंखों का भरम है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता।
अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनको लगा कि बस आंखें बंद करने से समस्या समाप्त हो जाएगी। जब मैं दूसरी बार आंख खोलूंगा तो वो औरत मुझे नजर नहीं आएगी, ये मेरे आंखों का भरम है। ऐसा ही करते हैं रमेश जी, अपने आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ देर के बाद जब आंखें खोलते हैं तो फिर वही औरत उनको वहीं बैठी हुई नजर आती है। तब वो डरते नहीं हैं। अब वो बैठे बैठे मैंने बिस्तर पर जो लेटे हुए थे वो बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद कुछ देर तक उसको देखते हैं कि वास्तव में ये दिख रही है ना, ये यकीनन औरत ही है ना। अपनी आंखों पर जैसे उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा घर का दरवाज़ा बंद है, ये औरत आई तो कहाँ से, जरूर पड़ोस की होगी, लेकिन ये अंदर घुसी कैसे। अभी उनको भूत प्रेत से कभी वाल पाला नहीं पड़ा था, ना कुछ विशेष जानते थे कि भूत प्रेत के लिए दरवाज़ा मायने क्या रखता है, लॉक उनको मायने क्या रखता है। वो तो हवा की तरह हैं, जहाँ से मर्जी आ सकती हैं, जा सकती हैं, उनको कौन रोक सकता है। वो तो दीवार का आर पार भी जा सकती हैं। इनको समझ नहीं था। तब वो बोलते हैं, कौन हो आप, और मेरे घर में आप कर क्या रही हो, और वो भी मेरे चौके पर जहाँ मैं खाना बनाती हूँ। आप कौन हो, अपने बारे में बताओ। और वो ये कह करके उठ कर खड़े हो जाते हैं। और जब वो खड़े होते हैं ना, तब वो औरत पलट करके देखती है। एक झलक तो देखे थे, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। अब जब पूरा साफ उसको देखते हैं ना, कहीं से भी भूत प्रेत नजर नहीं आ रही थी। साधारण स्त्री की तरह नजर आ रही थी, साधारण कपड़े पहने हुए, साधारण तरह से। और कहीं से भी अब उनको यकीन अब कोई करा ही नहीं सकता था कि ये भूत प्रेत हो सकती है। सब कुछ मनुष्य की तरह। जब वो कुछ बोलते नहीं है तो थोड़ा रमेश जी आगे बढ़ जाते हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हैं कौन, इस घर में कैसे आ गए, क्या करना चाह रही हो आप, कौन हो तुम, या अड़ोस पड़ोस की हो। लेकिन कमाल की बात है कि घर का दरवाज़ा बंद था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। ये औरत कैसे आ गई, ऐसी आश्चर्य में डूबे हुए थे। बार बार उससे पूछ रहे थे, लेकिन वो लड़की या औरत कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस रमेश जी को घुर घुर कर देख रही थी। रमेश जी और आगे बढ़ जाते हैं। अब तो डर नहीं रहते ना, अभी तक कोई किसी भूत प्रेत को देखे थे और इतना नज़दीक से। उनको लगा जरूर ये कोई चोर उचक्की है और हमारे घर में कुछ चोरी करने के लिए आई है, न जाने कैसे घर के अंदर पहुंच गई है। उनको लगा कि ये चोरनी है। नज़दीक चले जाते हैं। कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने के लिए, तुम यहाँ से क्या चुराना चाहती हो। तब वो औरत हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। कहती है, पहली बार जब उसके शब्द सुनते हैं, रमेश जी तूने मुझे अभी जाना नहीं, लोग बात तू मुझे देख करके भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, तुम क्यों नहीं डर रहे हो, तुम क्यों मेरे इतने नज़दीक आ गए। रमेश जी आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हैं, जो बोल रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, मैं तुमसे क्यों भला डरूं, तुम तो एक चोरनी हो, मेरे घर के अंदर आ चुकी हो और ना जाने क्या चुराने की कोशिश कर रही हो। तुम और मुझे डराने की कोशिश कर रही हो कि मैं डर जाऊं, मैं क्यों भला डरूं। लड़की हंसते हंसते कहती है, मैं एक भूतनी हूं, एक प्रेतात्मा हूं, अब तो डरोगे। आप जो रमेश जी थे उसको तरफ देखने लगे, ये भूतनी कहाँ से नजर आती है, ये तो इंसान की तरह है, जरूर ये चोरनी है और मुझे भरमाने की कोशिश कर रही है। और तब कहते हैं कि तुम कहाँ से भूतनी दिखाई दे रही हो, मैं तुम्हें भूतनी कैसे मान सकता हूँ, तुमको प्रेतात्मा कैसे मान सकता हूँ। लड़की हंसती है और फिर अपने स्थान से गायब हो जाती है। जैसे ही गायब होती है ना, रमेश जी का दिल की धड़कन बढ़ जाता है। कभी भूत प्रेत देखे नहीं थे ना, हाथ पैर फूल जाते हैं, आवाज़ बंद हो जाती है, खड़े खड़े कांपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बस उस जगह पर बेहोश होकर कहीं गिर ना जाए, ऐसी हालत हो जाती है। जो इंसान भूत प्रेत के बारे में ना जानता हो, अचानक भूत प्रेत उनके सामने आकर खड़े हो जाए और उनसे सवाल अब एक तरह से होने लगे, तो उसकी हालत क्या हो सकती है। जब जान लेता है कि सामने वाला इंसान नहीं, वो तो एक प्रेतात्मा है, एक भूतनी है। वही हाल रमेश जी के साथ में हुआ था। रमेश जी बिल्कुल खौफ में भर गए थे। जब अपनी जगह से वो गायब हो जाती है ना, तब उनको लगा कि अरे ये तो सच है, ये तो भूतनी है, अब तो मुझे नहीं छोड़ेगी। जैसा उन्होंने थोड़ा बहुत जानकारी रखी थी, अब तो डर जाते हैं। अब भूत प्रेत को देख करके कौन नहीं डरता है, बहुत लोग डरते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं तो कभी डरता ही नहीं,
लेकिन जब ऐसी शक्ति सामने में आ जाती है ना, अच्छे अच्छे का पसीना निकल जाता है। अब वैसे ही रमेश जी के साथ में हुआ था। वो तो ऐसे इंसान थे कि वो डरना जानते ही नहीं थे, लेकिन जब उनके सामने में ऐसा अब बात होती है तो वो भी डर जाते, इधर उधर कांपते हुए देखने लगते हैं कि अब कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। तब उनके पीछे से जैसे कोई उनको टच किया है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही औरत उनके पीछे खड़ी हुई नजर आ रही है। कहती मैं यहाँ पर हूँ। अब तो तुम जान गए कि मैं एक भूतनी हूँ, एक प्रेतात्मा हूँ, अब तुम मुझसे डरोगे। डरे हुए थे रमेश जी। कहते हैं कि हाँ जी, हाँ जी, मैं डर गया हूँ जी, मैं डर गया हूँ, ये घर छोड़ के चला जाऊँगा मैं। कई लोग बताते थे कि घर हॉन्टेड है, भूता है, लेकिन मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं ना, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जो भी बोलना था, रोना था, पिटना था, रमेश जी करने लगते हैं। लेकिन वो लड़की ना उनको कोई नुकसान पहुंचा रही है, ना फिर से उनको डराने की कोशिश कर रही है। वो तो पहले भी नहीं डराई थी, वो तो बोल रही थी कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ। और जब गायब होती है तब उनको लगता है कि वास्तव में ये चोरनी ना होकर के ये तो कोई भूतनी है, कोई प्रेतात्मा है, ऐसी कोई शक्ति है। तब वो डर जाती है। वो जो लड़की है ना, कह रही है कि आप मुझसे डरो मत, मैं आपको डराना नहीं चाहती। जो भी इस घर में रहने के लिए आए थे, मैं किसी को भी डराना नहीं चाहती थी। मैं तो उनसे मदद मांग रही थी। मैं आपसे भी मदद मांगने के लिए आई हूं, आप मेरी मदद करेंगे। अब रमेश जी उस लड़की की तरफ देख रहे थे जो एक रहस्यमय लड़की थी, एक प्रेतात्मा थी। अब उनकी समझ में तो नहीं आ रहा था कि इसको मैं क्या बोलूं। वो डरे हुए थे, कांप रहे थे। लड़की कह रही कि आप डरिए मत, डरिए मत, मैं आपका नुकसान नहीं पहुंचाती, ना मैं पहुंचाना चाहती हूँ। इससे पहले इस घर में जितने लोग रहें, मैं सबके सामने में आती थी और उनसे मैं मदद मांगती थी ताकि वो लोग मेरी मदद कर सके। और मैं इस जगह से बाहर जाना चाहती हूँ, निकलना चाहती हूँ, आज़ादी चाहती हूँ। इस घर में मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, मैं इस घर में अब रहना नहीं चाहती, लेकिन मैं जा नहीं सकती ना। रमेश जी उसकी बातें सुन करके और डरे हुए थे कि अब ये क्या करेगी, अब ये क्या कहना चाहती है। डरे हुए लेकिन हिम्मत थोड़ा रखते हैं और तब कहते हैं कि मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन देखिए आप मुझे मारिएगा नहीं, आप मुझे मारिएगा नहीं। लड़की हंसती हुई कहती है कि नहीं, आपका नाम क्या है। तब रमेश जी अपना नाम बताते हैं। तब कहते हैं रमेश जी आप मुझसे बिल्कुल मत डरिए, मैं तो खुद इस घर में रह रह करके डर चुकी हूँ। मैं इस घर से आज़ादी चाहती हूँ, इस घर से दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन जा नहीं पाती ना। आप बैठिए, मैं आपको अपनी बारे में सब कुछ बताती हूँ, जितना मुझे पता है। रमेश जी को अब बिठाती है, लेकिन रमेश जी का भी दिल का धड़कन तेज तेज हुआ पड़ा था। उनको लग रहा था कि प्रेतात्मा भाई इसका भरोसा नहीं है, अब मैं फंस चुका हूँ, अब मैं अपने घर से कैसे निकलूंगा, ये तो निकलने भी नहीं दे रही है, ये मदद मांग रही है। चलो पूछते हैं क्या मांग रही है, चलो उसी बहाने से कम मैं घर से बाहर तो निकल पाऊंगा। अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन वो लड़की कहती है कि आप मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं रमेश जी, आप शांत हो जाइए, मैं आपको पानी ला के देती हूँ, आप पानी पियेंगे। तब वो मना कर देती कि नहीं मुझे प्यास नहीं है। तब वो कहती कि मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं तो आपके पास अपनी मदद का गुहार करने आई थी, लेकिन आप तो मुझे देख करके चोरनी समझ गए। अब मुझे लगा कहीं आप शोर और तो नहीं मचाएंगे, इसलिए मुझे बताना पड़ा कि मैं चोरनी नहीं, एक प्रेतात्मा हूँ जो इस घर में काफ़ी दिनों से बंधी पड़ी हूँ। अब मैं वो बंधन खुलवाना चाहती हूँ जिसमें आप मेरी मदद करेंगे। रमेश जी अब ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते थे, लेकिन कहने लगे कि हाँ मैं आपकी मदद करूँगा। वो बहाना ढूंढना चाहते थे कैसे भी मैं इस घर से बाहर निकल जाऊँ। लड़की कहती कि देखिए काम मैं मुफ्त में कराना नहीं चाहती, मैं जानती हूँ कि आप गरीब परिवार से हैं, तभी इस यहाँ पर आप हैं। मैं आपका थोड़ा बहुत ज़रूर मदद करूँगी, लेकिन आप नगद पैसा मांगेंगे तो नगद मेरे पास में नहीं है। मेरे पास में कुछ जेवर है जो मैं यहीं पर छुपा कर रखी हूँ, लेकिन ये काम करने के बाद वो सारा जेवर जो मेरा ही है मैं आपको हवाले कर दूँगी, जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। उस जेवर को बेच करके कुछ आप कर सकती हो, अपने जीवन के बारे में कुछ बदलाव ला सकती हो। इतना तो है ही है। रमेश जी की दिल की धड़कन बढ़ गई। वो अभी
तक समझ रहे थे कि ये लड़की तो मुझे जान से मार डालेगी, डरे हुए थे। लेकिन जब लड़की अपने बारे में बताने लगती है और लालच भी देती है कि मैं ये काम होने के बाद मैं आपको जेवर भी दूंगी, जिससे आपकी लाइफ स्टाइल सब कुछ जीवन बदल सकता है, आप उसे अच्छे काम भी कर सकते हैं। हाँ, तब रमेश जी मान लेते हैं कि ठीक है, मुझे करना क्या होगा। हाँ, तब लड़की कहती है कि देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मैं इस घर से आज़ाद होना चाहती हूँ। इस घर में कोई शक्ति ने मुझे बांध रखा है। अब मैं चाहती हूँ, आप तो तंत्र मंत्र का जानकार नहीं है, आप मेरे लिए कोई अच्छे से तांत्रिक लेके आओ और मुझे इस घर से आज़ाद करवा दो। बस इतनी ही विनती है। जैसे मैं आज़ाद हो जाऊंगी ना, मैं आपको जगह बता दूंगी कि मैंने अब वो अपना जेवर कहाँ रखा हुआ है। आपका भी इसमें फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। आप ये काम करेंगे ना। हाँ, तब रमेश जी को लगने लगा कि चलो, ये तो फ़ायदा का सौदा है और मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ, अब मैं तो कभी धनवान बन नहीं सकता। चलो, भगवान ने मुझे मौका दिया है। अरे लड़की अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ काम अब किया नहीं कि जिससे मुझे नुकसान पहुँचे। शायद सच कह रही है। उनको दिल में ऐसा फीलिंग होने लगता है कि इस लड़की को मदद करना चाहिए। हाँ, लड़की कभी कभी अपनी बात करते हुए उसकी आंखों से आंसू भी अब दिखाई देने लगता था। वो जो बताती थी कि मैं काफ़ी दिन से इस घर में फंसी हुई हूँ, कोई तांत्रिक मुझे ले आकर के इस घर में बांध दिया है, और तब से मैं इस घर से आज़ाद नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन वो तांत्रिक ना जाने कहाँ गया, मर खप गया, ना जाने उसके साथ में क्या हुआ, अभी तक इस घर में आया तक नहीं है। अब मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, काफ़ी साल हो चुका है। इस घर से मुझे आज़ादी चाहिए और उस तांत्रिक से मुझे आज़ादी चाहिए। रमेश कहने लगे, बताइए मैं अब इस काम का शुरुआत कैसे करूँ। तब वो तांत्रिक लड़की कहती है, कुछ आप किसी अच्छे तांत्रिक को पकड़ के ले आओ, पैसा जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको पैसा दे नहीं सकती, ये आपको ही काम करना पड़ेगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, और जो भी आपका पैसा धन खर्च होगा वो मैं कही हूँ ना, जैसे मैं आज़ाद होंगे आप पूरा वो खर्चा आपका पूरा कर दूंगी। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं एक प्रेतात्मा हूँ, जो भी कहूँगी सच कहूँगी। बस मुझे आज़ादी चाहिए, आज़ादी आप दिलवाएंगे, अब बदले में मैं आपको धन दूंगी। अब रमेश समझ गए तो मैं तो अब धनवान बन जाऊंगा। लालच मन में आ ही जाता है इंसान को, लालची बन ही चुके थे। हाँ, तब कहते हैं कि अब कैसे क्या करना है। वो लड़की सब कुछ बताती है कि तांत्रिक आएगा, अनुष्ठान करेगा और मैं उसे संपर्क में रहूँगी। मैं बताऊँगी कि वो चीज़ कैसे हटेगा, तब मैं यहाँ से आज़ाद हो पाऊँगी। मैं आपको बता नहीं सकती, वो सब चीज़ें तांत्रिक को बता सकती हूँ, लेकिन तांत्रिक ऐसा ना हो कि लालची हो। अगर लालची होगा तो मुझे भी अब अपने तंत्र जाल में फांस लेगा, और फिर मैं खजूर से गिरी, अब आसमान से गिरी तो खजूर में अटकी वाली बात हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आप सोच समझ लीजिएगा, जो भी तांत्रिक घर पर लाइएगा सोच समझ करके, जिस पर आपका भरोसा हो। सारी रात उस लड़की से वार्तालाप होती रही, ना तो उनको भूख लगी ना प्यास लगी, और आखिरकार सुबह होते ही लड़की कहने लगी कि आप ये काम में लग जाइए, मैं आपका घाटा सब कुछ पूरा करा दूंगी। अब उसके बाद से सुबह होते ही रमेश जी अपने आप को तैयार करते हैं, खाना पीना बनाते हैं। रात में ना तो खाना खाए थे ना बना पाए थे। जब वो खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे तभी वो पड़ोस वाला चाचा आ गए। और बेटा कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है ना, कोई भूत प्रेत तो नहीं दिखाई दिया ना। डर तो लगा एक बार कि कहीं चाचा जान तो नहीं गए हैं। हाँ, तब कहते हैं कि नहीं, रमेश बताते हैं कि ऐसा मुझे कुछ अनुभव हुआ ही नहीं, इस घर में कोई भूत प्रेत रहता नहीं है। रमेश जी उनको टाल दिए थे और फिर चाचा चले गए। अब इसके बाद खाना बनाने के बाद खाना पीना खा करके अपने यार दोस्तों के पास जाते हैं ताकि उनसे मदद ले सकें। पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तंत्र मंत्र वाला कहीं मिलेगा। वो आश्चर्य से रमेश जी की तरफ देखते हैं, तुझे क्या जरूरत पड़ी है, तुझे क्या हुआ, तू तो बिल्कुल सही सही दिख रहा है, कहाँ है भूत प्रेत। अब तरह तरह के सवाल तरह तरह का लोग पूछ रहे थे, जिसके पास भी जाते हैं वही सवाल पूछता है, तुझे क्या हुआ है, तू तो स्वस्थ दिख रहा है। अब लगने लगा कि बात बनेगी नहीं। आज तब रमेश जी वहाँ से अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं कि चलो अपने माँ बाप से पूछते हैं, वही इस चीज़ का काम करेंगे। अपने पिता के पास में आकर के पूरी कहानी छुपाती नहीं है,
जो लड़की ने बताया था, एक एक बात को पिताजी के सामने रख दिया। पिताजी देख करके, कहानी सुन करके और सोच में डूब गए थे। और कहने लगे बाद में, देख बेटा, ये रिस्क वाला काम है, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूँ। अगर तेरे साथ में वो लड़की अब कुछ गलत नहीं किया है तो लड़की सच बोल रही है, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ। अब मैं उसके पास में जाता हूँ, अभी बात करता हूँ, देखते हैं अगर बात बन जाएगी तो तू अकेले नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ में चलूँगा। अब क्या था, रमेश जी खुश हो गए कि चलो अब तो सारा व्यवस्था मेरे पिताजी कर देंगे। इसके बाद वो तांत्रिक घर पर भी आता है, रमेश जी से वही सवाल पूछता है जो उनके पिता ने सब कुछ बता दिया था। रमेश जी एक एक बात सत्य बताते हैं, कई बातें दोहरा के पूछता है कि कहीं झूठ मूठ की बात तो नहीं है। लेकिन जब तांत्रिक जान जाता है तब कहता है कि हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन जो भी धन मिलेगा उसमें आधा होगा। अब एक तरह से पार्टनर बन चुके थे। अब रमेश के पिता कहने लगे, ठीक है महाराज, हम आपको देंगे। हमारे पास तो ऐसे भी नगद पैसा नहीं है कि आपका हम फीस भर पड़ेंगे। जो भी नगद मिलेगा तो अब उसके तो चांस नहीं है। हाँ, वो जो धन मिलेगा, जो जेवरात मिलेगा, उसमें हम आधा आधा कर लेंगे, आधा आपका और आधा मेरा। डन हो गया था। अब एक दिन रुकने के बाद में अगले दिन तांत्रिक जी पूरा साजो सामान के साथ अब पहुंच जाते हैं रमेश जी के घर पर, और वहाँ से फिर यात्रा होती है उनके उस नए घर पर। वहाँ जाते हैं और उस घर को तांत्रिक देखता है, महसूस करता है, सूंघता है, अपने तंत्र मंत्र का क्रिया करता है, लेकिन अभी तक उसके सामने में वो लड़की नहीं आई थी। हाँ, वो लड़की अभी भी रमेश को दिखाई नहीं दे रही थी। और तब रमेश जी को लगने लगा कि मैं तांत्रिक लेके आ गया, मेरे पिताजी भी आ गए, अब तक लड़की जहाँ भी थी तब तक तो आ जाना चाहिए था। जो बात मुझे बताई थी तांत्रिक बाबा को बता दे, मेरे पिताजी को बता दे, बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी। अब तांत्रिक बाबा अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन तांत्रिक बाबा अपना काम में तो लग चुके थे। उनको तो आते ही पता चल गया था कि इस घर में कोई है जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसको महसूस कर रहे थे। और तब उसका नाम ले लेकर के बुलाने लगे रमेश जी। तांत्रिक बाबा डांट देते कि नहीं नहीं, तुम शोर मत करो, मैं तो कह रहा हूँ कि बाप बेटे तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये काम आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। और फिर रमेश जी को और उनके पिताजी को बाहर निकाल दिया जाता है। उस घर में तांत्रिक बाबा रह जाते, और वो जो तंत्र मंत्र का कार्य है ना, 1-2 घंटा नहीं, बहुत समय लगता है। इतना समय लगता है कि शाम हो जाती है। सुबह के आए हुए और लोग शाम हो जाता है। कब तक बाहर घूमेंगे, कब तक कहाँ इधर उधर भटकेंगे। कभी चाय की दुकान में बैठते थे, कभी ढाबा में बैठ जाते थे, कभी इधर उधर रमेश जी अपने पिताजी के साथ घूमते थे। आखिरकार जब शाम होने लगा तब अपने घर में लौट आते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाज़ा खुला हुआ है, सामने तांत्रिक बाबा बैठे हुए हैं, जैसे किसी से बात कर रहे हो। लेकिन वो लड़की ना तो रमेश जी को दिखाई देती है और ना उनके पिताजी को। और तब बैठने के लिए कहते हैं तांत्रिक बाबा कि बैठ जाओ तुम लोग। और वो उस लड़की से वार्तालाप कर रहे थे और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस जगह से आज़ाद कर दिया, लेकिन तुम जाओगी कहाँ पर? दुनिया में ऐसे ऐसे बहुत सारे तांत्रिक हैं जो तुम्हारी ताक में होंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे साथ में चलो, मेरे साथ में रहना, और कोई भी बंधन नहीं होगा। जहाँ आपकी इच्छा हो आप वहाँ जा सकती हो। मेरे घर में रहना है, मेरे साथ में रहना है, मेरे साथ में रह सकती हो। ये आपके मर्जी के ऊपर में है। मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपका मदद कर रहा हूँ। बंधन से तो मैं मुक्त कर दिया हूँ, लेकिन समस्या है कि आप जाओगे कहाँ पर? आपके लिए बहुत सारे तांत्रिक बैठे हुए हैं जो आपकी ताक में होंगे। फिर न किसी तांत्रिक के चक्कर में आप फंस जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप मेरे साथ में रहें और सुरक्षित रहें। लड़की मान गई थी, लेकिन वो बात ना तो रमेश जी समझ पाए थे और ना उनके पिताजी। तब उस लड़की से सवाल पूछते हैं कि आखिर ये काम तो हो गया, अब वो धन भी आप बता दो कहाँ पर रखी है। लड़की तांत्रिक बाबा को बताती है और तांत्रिक बाबा उस जगह का खुदाई भी करते हैं। वहाँ पर एक पोटली निकलती है और पोटली में जैसा लड़की ने बताया था वैसे ही जीवन निकलता है। सोना था, प्योर खालिश सोना।
तांत्रिक बाबा की आंखें चमकने लगती हैं और तब आधा आधा हिस्सा बांट दी जाता है। बिल्कुल ईमानदारी से तांत्रिक बाबा आधा हिस्सा कर लेते हैं और आधा हिस्सा रमेश जी के हिस्से में आता है। और जो हिस्सा उनको आता है ना, उसमें वो बहुत कुछ कर सकते थे। अब तांत्रिक बाबा भी खुश, लड़की भी खुश, उनको रहने खाने का मतलब रहने का जुगाड़ हो चुका था। उस जो प्रेतात्मा लड़की थी तांत्रिक बाबा के साथ में रहने वाली थी, और वो भी आज़ादी से, जहाँ उसका इच्छा हो जा सकती थी, जहाँ रहना है अब रह सकती थी। तांत्रिक बाबा का कोई उस पर अधिकार नहीं था, वो अपनी मर्जी के मालिक थी। लेकिन एक जगह अब मिल चुकी थी और वो बहुत खुश थी, तांत्रिक बाबा बता रहे थे। लेकिन उस टाइम रमेश जी उस लड़की से बिल्कुल ना मिल पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना आवाज़ें सुन पाते हैं। ये काम खत्म होता है। इसके बाद वो लोग अब अपने अपने जगह के लिए रवाना होते हैं, गांव में आते हैं, अपने घर में आते हैं। और उसी सोने को बेच करके रमेश जी अपने लिए एक छोटा सा बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो बिजनेस उनका चल पड़ता है। आज उसी सोने की वजह से, मतलब वो जेवर की वजह से, अपना घर द्वार, अपनी शादी ब्याह, अपनी बहन की शादी सब उसी से किए और उनका कारोबार जितना में था उतना से कम नहीं हुआ है और ना कुछ विशेष बढ़ा है। लेकिन ये है कि उनका घर बार सब कुछ उसी कारोबार से चल रहा है और आज भी कोशिश करते हैं कि अपने कारोबार को बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रमेश जी की भेजी हुई राजस्थान से। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब बारी है जिन लोगों ने इस वीक में कमेंट किया था, अपना नाम बताया था, कहाँ का रहने वाले हैं, मैं एक एक करके सभी का नाम लूँगा। लुधियाना से संदीप शर्मा जी, बहेती बिसावन सीतापुर उत्तर प्रदेश से, रजनी सिंघल जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, महेंद्र सिंह लोधी जी ये हैं उत्तर प्रदेश से सीतापुर, और प्रेम सिन्हा जी रांची झारखंड से, अशोक जी अलीगढ़ से, दिनेश मिश्रा जी लखनऊ से, शर्वी राय उन्होंने बताया नहीं कहाँ से रहने वाले हैं, और दादा पीर जनौदी जी गोवा से, और हैं अरुण कुमार तिवारी जी, अब इनका जगह के बारे में पता नहीं है, शायद छत्तीसगढ़ से हैं ये। विशाल वर्मा जी, इनका भी जगह के बारे में मालूम नहीं है। निरुपमा नायक जी भद्रक उड़ीसा से, कमलेश साहू भी अपना जगह के बारे में बताए नहीं हैं। मदन जी प्रयागराज यूपी से, और मेनू रांची से हैं। अब इसके बाद में है साकिर हुसैन जी लखनऊ से, अब्दुल राजा जी अब ये भी जगह के बारे में नहीं बताए हैं, और दीपक महाराजन ये भी जगह के बारे में नहीं बताए हैं। ओपी भाई सिवान बिहार से हैं, और लक्ष्मी मोहरे ये है मध्य प्रदेश से, और राजवंत जी जालंधर पंजाब से, विजय सिन्हा जी अब इनके बारे में जगह के बारे में नहीं मालूम है। कैलाश सिंह अहमदाबाद गुजरात से, नूर अली जी इनकी जगह के बारे में पता नहीं है। सोनू नागराज जी ये हैं जालंधर पंजाब से, पूनम सेठी जी का अब जगह के बारे में पता नहीं है। राजकुमार खरावर जी खरावर प्रयागराज से, पूरचंद बल्होत्रा जी राजस्थान से, पूजा भारद्वाज जी गोहाना हरियाणा से, कश्मीर सिंह देवभूमि हिमाचल से, कृष्णा कुमार जी ये भी जगह का बताए नहीं है, बलबीर सिंह राजस्थान से, और उज्जवल सिंह सिसोदिया काठमांडू नेपाल से। इस वीक में जो लोग अपना नाम और कहाँ के रहने वाले हैं वो बताए थे, बस इतने लोग तो नहीं, और भी हैं, लेकिन अपना ना तो नाम बताए हैं और ना कहाँ के रहने वाले हैं। तो बाकी लोग दोस्तों अगले वीक में अपना नाम कहाँ के रहने वाले हैं ज़रूर बताइएगा। फिर अगले वीक में संडे को मैं इस कहानी को लेके आऊँगा, ऐसी कहानी में आप लोगों का नाम ज़रूर बताऊँगा। और फिर दोस्तों से आप लोगों से गुजारिश है, ये कहानी थोड़ा मुझे महंगी बैठती है, और मैं आपसे पहले भी गुजारिश किया था कि अगर आप लोग समर्थ हैं, 119 रुपये तो लगना है, मात्र 119 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो इस कहानी के लिए आप मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए, ताकि मुझे भी सुविधा रहे। इस कहानी को मैं हर संडे के संडे लाया करूँगा, इतना तो मैं ज़रूर आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों कल मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।